तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ग्रीन कार्नेटेड के एपिसोड 177 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था डीमन क्वीन वापस आ जाती है। वापस आने के बाद वो जाउची के डैड से कहती है अब आपको यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, बाकी सब कुछ मैं खुद ही संभाल लूंगी। जाउची भी अभी तक जिंदा है, वो भी थोड़ी देर में यहाँ पर आता ही होगा। प्रिंसेस वहाँ पर कहती है कि मुझे ड्यूक हुआ के साथ अभी बहुत कुछ डिस्कस करना है। ड्यूक हुआ जल्दी के साथ अपने बाकी के साथियों की तरफ देखता है और गुस्से के साथ उनसे कहता है चलो जल्दी से आगे बढ़ो। मास्टर जी फैंग जल्दी से आगे बढ़ते हैं और कहते हैं अब जबकि सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है तो फिर हमें यहाँ पर खुलकर ड्यूक हुआ का साथ देना पड़ेगा। वो आगे बढ़ के क्वीन से कहते हैं तुम यहाँ पर वापस क्या कर रही हो, तुम अब एम्परर नहीं रही, तुम्हें यहाँ पर आने का कोई भी हक नहीं है। अब क्योंकि लिटिल डीमन एम्परर नहीं रही तो फिर यहाँ पर तुम्हारा आने का कोई भी हक नहीं बनता। यहाँ पर ड्यूक हुआ की नई एम्परर बनने की सेरेमनी चल रही है और तुम यहाँ पर सेरेमनी में आकर बाधा नहीं बन सकती, इसलिए चुपचाप वापस चली जाओ। जबकि बाकी के सभी एल्डर्स भी उसकी बात सुनने के बाद कहना शुरू कर देते हैं। वो सभी लोग भी लिटिल डीमन क्वीन से कहते हैं हाँ तुम्हें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए क्योंकि अब यहाँ पर तुम्हारा कोई भी काम नहीं रहा, तुम्हारे इल्यूजनरी डीमन राम की अब क्वीन नहीं रही क्योंकि तुम कई महीनों तक यहाँ से लापता रही हो। तुम्हारे कई महीनों तक गायब रहने की वजह से हमारा इल्यूजनरी डीमन राम बहुत ही मुश्किल में पड़ गया था, जिसकी वजह से ड्यूक हुआ ने नया एम्परर बनकर हमारे कंट्री को संभालने की हिम्मत की है। इसके बाद हम तुम्हें अपनी क्वीन नहीं मानेंगे, यही हमारा नया एम्परर बनेगा। तुम्हारा जाउची भी वहीं पर आ जाता है। जाउची तालियां बजाते हुए कहता है तुम सभी लोगों ने वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी बात की है। ड्यूक हुआ और उसके फादर ड्यूक मिंग ने गोल्डन क्रो थंडर वैली में हम दोनों को मारने की कोशिश नहीं की होती तो मैं तो इस बात के ऊपर यकीन भी कर लेता कि वाकई में हालात इतने खराब थे कि ड्यूक हुआ को यहाँ पर नया एम्परर बनना पड़ा। तो जाउची अपने साथ मामा जी को भी लेकर आया था। वो मामा जी से कहता है मामा जी क्या तुम्हें लगता है कि ये लोग इससे भी ज्यादा बेशर्म हो सकते हैं। मामा जी उसे कहते हैं ये ना सिर्फ बेशर्म है बल्कि बहुत ही बेशर्म इंसान है, इन जैसे इंसानों को तो यहाँ पर जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है, इन सभी लोगों को मरना होगा। तो जाउची अपने मामा जी की बात सुनने के बाद कहता है तो फिर ठीक है, आज लिटिल डीमन क्वीन यहाँ पर आ चुकी है तो यहाँ पर जितने भी गद्दार हैं, जितने भी इस तरह के कमीने और बेशर्म इंसान है, इन सभी से निजात मिलेगी, ये इन सभी को मार डालेगी, किसी एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा। जाउची अपने साथ अपनी जून फैमिली के काफी सारे लोगों को भी लेकर आया होता है। जून फैमिली के सुप्रीम एल्डर भी अपने साथ ही होते हैं जबकि उनकी मो फैमिली के लोग भी इनके साथ होते हैं। बाकी की वो सारी फैमिलीज जो कि इनके साथ अलायंस में है वो सारी फैमिलीज के लोग भी इनके साथ होते हैं। जाउची कहता है ड्यूक हुआ क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन करना है, अगर तुम्हें अपनी सफाई पेश करनी है तो तुम अभी पेश कर सकते हो क्योंकि बाद में तो तुम्हें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सजा मिलने वाली है। तो ड्यूक हुआ उसकी बात सुनने के बाद जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत है, जितनी स्ट्रेंथ तुम सभी लोगों के पास है इतनी स्ट्रेंथ के साथ तुम सभी लोग इस लायक नहीं हो कि तुम लोग यहाँ पर मुझसे कुछ सवाल पूछ सको क्योंकि अब मैं नया एम्परर हूं, मैं यहाँ पर फुल पावर को यूज कर सकता हूँ। वहीं पर कहता है चलो जल्दी से यहाँ पर आओ और जैसे वो इशारा करता है तो वहाँ पर बहुत सारे शैडो सोल्जर्स पहुंच जाते हैं और वो सारे शैडो सोल्जर्स एम्परर परफॉर्म राम के एक्सपर्ट्स होते हैं। वो ड्यूक हुआ के पास पियर होते हैं, ड्यूक हुआ उन सभी को ऑर्डर्स दे सकता है। जाउची भी इन सभी सोल्जर्स को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये सारे तो एम्परर परफॉर्म राम के एक्सपर्ट्स हैं, अब क्या होगा। उसे कहती है परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी छोटी लवर के मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं है, तुम्हारी लवर इनसे बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो सभी को आसानी से संभाल लेगी। ड्यूक हुआ उन सभी लोगों से कहता है पहले जब यहाँ पर मेरे शैडो गार्डियंस नहीं थे तुम सभी लोगों ने मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट कर दी, अब जबकि मेरे शैडो गार्डियंस यहाँ पर अपीयर हो चुके हैं तो फिर देखते हैं कि तुम में से कौन ऐसा है जो कि मेरी इंसल्ट करने की हिम्मत करेगा। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग इस लिटिल डीमन क्वीन के भरोसे यहाँ पर आकर मेरा एम्परशिप मुझसे छीन सकते हो, तुम मेरी गद्दी मुझसे नहीं छीन सकते। मां ये लिटिल डीमन क्वीन हाँ इसने गोल्डन क्रो की पावर्स को हासिल कर लिया है लेकिन इसका क्या फायदा, तो अभी भी एम्परर परफॉर्म राम के 7th लेवल पर है। फिर साथ ही ड्यूक हुआ अपने शैडो गार्डियन से कहती है जाओ जाकर इन सभी को मार डालो, एक्चुअली इस लड़की को मार डालो। और शैडो गार्डियंस के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए बड़ी स्पीड से आगे बढ़ते हैं कि वो लिटिल डीमन क्वीन को मार सकें। इससे एक शैडो गार्डियन अपने हाथ में एक बड़ी सी तलवार लेकर लिटिल डीमन क्वीन को मारने के लिए उसके करीब पहुंचता है और उसे कहता है अब तुम मरने वाली हो। जैसे वो उसके करीब पहुंच जाता है हमारी लिटिल डीमन क्वीन उसकी तरफ देखती है, बड़ी स्पीड से उसके ऊपर अटैक करके आगे गुजर जाती है। लिटिल डीमन क्वीन उसके ऊपर सिर्फ एक ही स्ट्राइक लगाती है और उसके ऊपर स्ट्राइक लगाने के बाद वो आगे गुजर जाती है जिससे वो बंदा ऊपर हवा में उड़ जाता है और इसी के साथ उसकी पूरी बॉडी वहाँ पर गोल्डन क्रो की फ्लेम्स के साथ कवर हो जाती है। वो गार्डियन वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरता है और उसकी पूरी बॉडी वहीं पर जलकर खाक हो जाती है। मास्टर हीलियन पेंग कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, अभी जिस शैडो गार्डियन ने इसके ऊपर अटैक किया था परफॉर्म राम के 3rd लेवल पर था लेकिन प्रिंसेस ने इसको इतनी आसानी के साथ कैसे हरा दिया। लिटिल डीमन क्वीन वहाँ पर उन सभी लोगों से कहती है तुमने यहाँ पर मेरे खिलाफ गद्दारी की है और एम्पायर के खिलाफ गद्दारी करने का नतीजा सिर्फ और सिर्फ एक ही है, तुम्हें मौत मिलेगी। साथ ही वो सुप्रीम एल्डर से कहती है जून फैमिली के सुप्रीम एल्डर से वो कहती है लोग अपनी फैमिली की स्पेशल सोल टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए रेडी रहे, हम लोग आपकी फैमिली की स्पेशल टेक्निक को ड्यूक हुआ के ऊपर अप्लाई करेंगे और उसके बाद से खुद अपने मुंह से सभी लोगों को सच्चाई बताएगा कि इसने क्या प्लान बनाया हुआ था। सुप्रीम एल्डर उसके साथ साथ बाकी के दोनों ग्रेट एल्डर्स से कहते हैं ठीक है प्रिंसेस हम लोग रेडी हैं। तो डीमन क्वीन भी जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ती है और उन एल्डर से कहती है तो मैं पर्सनली इसको यहाँ पर पकड़ कर रखूंगी, तब आप लोग इसके ऊपर अपनी सोल टेक्निक को इस्तेमाल करना। तो जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ती है और ड्यूक हुआ के ऊपर अटैक करने लगी है। ड्यूक हुआ उसे कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि तुमने एक गार्डियन को मार दिया तुम बाकी सभी से भी निपट सकती हो। जल्दी से इशारा करते हैं और बाकी के सारे गार्डियन से कहती है चलो जल्दी से सभी लोग आगे बढ़ो, इसको मार डालो। वो सारे के सारे गार्डियंस ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए बड़ी स्पीड से आगे बढ़ते हैं। लिटिल डीमन क्वीन के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लिटिल डीमन क्वीन सभी की तरफ देखती है और कहती है तुम सभी लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो लेकिन फिर भी यहाँ पर लिटिल डीमन क्वीन को मारने के लिए आगे बढ़ रहे हो, सभी लोग तो कुएं में बैठे हुए छोटे मैंडेक्स की तरह हो। तो वहीं पर खड़े खड़े अपनी फायर पावर को जब रिलीज करती है तो इसकी गोल्डन क्रो की फायर्स काफी ज्यादा पावरफुल होती है जिससे उसके इर्द गिर्द जितने भी शैडो गार्डियंस होते हैं वो सभी लोग उड़ते हुए पीछे की तरफ गिर जाते हैं और उन सभी की बॉडी को वहीं पर आग लग जाती है। वो सारे के सारे शैडो सोल्जर्स वहीं पर बुरी तरह से चला रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कोई तो हमारी हेल्प करो, हम यहाँ पर जल रहे हैं, कोई हमें जलने से बचा लो। लेकिन लिटिल डीमन क्वीन के वहाँ पर होते हुए अब इनको जलने से कौन बचा सकता है और वो सारे के सारे शैडो गार्डियंस वहीं पर मर जाते हैं। तो माना जाउची अपने मामा जी के साथ लिपट जाता है और कहता है मुझे नहीं पता था कि ये इतनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। मामा जी भी उसे कहते हैं हाँ मुझे भी बिल्कुल भी नहीं पता था कि इतनी पावरफुल है कि इसने इतने सारे एम्परर परफॉर्म राम के एक्सपर्ट्स को वो भी सिर्फ एक ही मूव के साथ हरा दिया। वो भी काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, जबकि उसके साथ हीलियन पेंग खड़े होते हैं। हीलियन पेंग उसे कहते हैं तुमने यहाँ पर हमें कहाँ पर फंसा दिया है, ये एम्परर क्वीन तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। लिटिल डीमन क्वीन जैसे ड्यूक हुआ के और ज्यादा करीब पहुंच गया, ड्यूक हुआ अपने एल्डर से कहते हैं चलो जल्दी से आगे बढ़ो और इसे रोको। तो वो सभी एल्डर्स जल्दी से भागते हुए ड्यूक हुआ के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और लिटिल डीमन क्वीन से कहती हैं तुम क्या कर
आ रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी भी हमारे न्यू एम्परर के ऊपर अटैक करने की। अब ये हमारा न्यू एम्परर है, हमारे एम्परर के ऊपर इस तरह अटैक नहीं कर सकती। डीमन क्वीन अपनी तलवार भी निकालती है और उसे घसीटते हुए आगे की तरफ बढ़ती है और कहती है मेरे रास्ते से साइड पर दफा हो जाओ वरना तुम सभी लोग भी यहाँ पर मरोगे। और साथ ही वो अपनी फायर को रिलीज करते हुए कहती है तुम में से जो भी मेरे रास्ते में आएगा आज मैं उसको मार डालूंगी, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, किसी फैमिली का बड़ा एल्डर ही क्यों ना हो। अगर यहाँ पर 100 लोग मुझे रोकने की कोशिश करेंगे तो मैं 100 को भी मार डालूंगी, लेकिन आज ड्यूक हुआ नहीं बच सकता। यहीं पर डीमन क्वीन को किसी और की आवाज आती है, पीछे से कोई उसे पुकारता है। तो यहाँ पर उसके फादर के जो टीचर होते हैं वो वहाँ पर अपीयर होते हैं। सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं जी तो मास्टर है, लगता है कि अब हमारा मसला हल हो जाएगा। उस मास्टर का नाम एम्परर हान वैंग होता है और वो काफी ज्यादा बुरा होता है क्योंकि वो हमारी लिटिल डीमन क्वीन के फादर का भी मास्टर हुआ करता था। वहाँ पर आता है तो सभी लोग कहते हैं लगता है कि हमारा मसला हल हो जाएगा। लिटिल डीमन क्वीन से कहता है लिटिल डीमन क्वीन ये तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जबकि न्याय एम्परर थ्रोन के ऊपर बैठ चुका है तो तुम्हें भी उसके ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा। प्लीज चुपचाप यहाँ से चली जाओ क्योंकि अब तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं बची। ये मास्टर भी उन सभी लोगों के साथ मिला हुआ है। लिटिल डीमन क्वीन मास्टर की तरफ देखती है और कहती है मास्टर हान वैंग मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आप इन लोगों के साथ मिल जाएंगे, अब यहाँ पर मेरे खिलाफ फाइट करेंगे जबकि आप मेरे फादर के टीचर रह चुके हैं। तो लिटिल डीमन क्वीन मास्टर से कहती है मास्टर हान वैंग चुपचाप यहाँ से चले जाओ अगर तुम मरना नहीं चाहते, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर रुककर मेरा रास्ता रोकोगे तो मैं इस बात की परवाह नहीं करूंगी कि तुम कभी मेरे फादर के टीचर हुआ करते थे, मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। मास्टर हान वैंग लिटिल डीमन क्वीन से कहते हैं चलो लगता है कि तुम्हें यहाँ पर एक सबक सिखाना पड़ेगा। हालांकि मैं काफी ज्यादा बुढ़ा हो चुका हूँ लेकिन इस बुढ़ी बॉडी में अभी भी इतनी जान है कि तुम्हारे जैसे एक छोटी लड़की को सबक सिखाया जा सके। मास्टर जल्दी से अपनी शर्ट उतार देता है और वहीं पर फायर करने के लिए रेडी हो जाता है। हमारी जल्दी से चिल्लाकर कहते हैं ये बुढ़ा मास्टर तो एम्परर परफॉर्म ग्राम के 9th लेवल पर है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या हमारी लिटिल डीमन क्वीन इसका मुकाबला कर पाएगी। जाओजी मामा जी से कहता है मामा जी आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस बुढ़े मास्टर को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि डीमन एम्परर क्वीन डेमीगॉड स्टेज पर पहुंच चुकी है। तो लिटिल डीमन क्वीन मास्टर हान वैंग से कहती है चलो ठीक है अगर तुम वाकई में मरना चाहते हो तो फिर ठीक है तुम्हें मौत देते हैं। तो अपने हाथ में अपनी फायर बॉल को क्रिएट करने के बाद मास्टर की तरफ फायर बॉल को फेंकती है और साथ ही अपनी फायर के साथ बड़े बड़े हाथ बना लेती है। मास्टर भी वहाँ पर अपने मुंह को यूज ही करने वाले होते हैं कि वो अपने बड़े बड़े हाथों में को वहाँ पर ट्रैप कर लेती है और मास्टर को ट्रैप करने के बाद साथ में अपनी फायर को रिलीज कर रही होती है। जैसे वो मास्टर को अपनी मुट्ठी के अंदर बंद करती है और फायर को रिलीज करती है, वहीं पर एक जबरदस्त धमाका होता है और मास्टर की बॉडी वहीं पर पिचक जाती है। वो मास्टर की बॉडी को वहाँ पर कीमा बना देती है। तो मास्टर हान वैंग को मारने के बाद वो फिर से आगे की तरफ बढ़ती है। मास्टर हिलियन वैंग बहुत सा घबरा जाते हैं और कहते हैं अब हम लोग क्या करेंगे। मास्टर हान वैंग भी इसको नहीं हरा पाए, वो तो एम्परर परफॉर्म ग्राम के 9th लेवल पर थे, हम सभी लोग इसके खिलाफ क्या कर पाएंगे। इसलिए 1000 साल में हमने इल्यूजनरी डीमन ग्राम में किसी के पास भी गोल्डन क्रो की इस तरह की पावर्स के बारे में नहीं सुना। लिटिल डीमन क्वीन की पावर्स तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, जहाँ तक इसके फादर के पास भी इस तरह की पावर्स नहीं थी, जो तो अपने फादर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। तो फैमिली के लोग इसी बारे में सोच रहे थे। सुप्रीम एल्डर कहते हैं यहाँ पर हमारे डीमन किंग दोबारा पैदा हो जाए तभी उनकी स्ट्रेंथ लिटिल डीमन क्वीन से कम रहेगी, क्योंकि लिटिल डीमन क्वीन बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। हमारा जाउची यहीं पर खड़े खड़े अपने किसिंग सीन को याद कर रहा होता है। जाउची कहता है ये सब कुछ मेरी वजह से हो सका है, सारी की सारी पावर्स इस लड़की को मेरी वजह से मिली है क्योंकि इसने मुझे किस किया था और साथ में मेरे साथ डुअल कल्टीवेट किया था। लिटिल डीमन क्वीन डूक हुआ के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाती है और उसके करीब पहुंचने के बाद वो अपने नजी से बने हुए हाथ को आगे की तरफ भेजती है और उसे कहती है अब तुम लोग मेरे हाथ से नहीं बचोगे। जबकि ड्यूक हुआ अभी भी अपने साथियों से कहती है चलो जल्दी से आगे बढ़ो और मुझे प्रोटेक्ट करो, और वो लोग जल्दी से भागते हुए उसके सामने खड़े हो जाते हैं और अपनी पावर्स को यूज करते हुए सामने एक शील्ड बना लेते हैं। और वो लिटिल डीमन क्वीन से कहते हैं प्लीज हमें माफ करना, अब जबकि हमारा नया एम्परर यहाँ पर आ चुका है तो हमें अपने नए एम्परर को हर हाल में प्रोटेक्ट करना होगा। हम लोग यहाँ पर गार्डियन फैमिलीज के हेड हैं, गार्डियन फैमिली के हेड होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि अपने नए एम्परर की रक्षा करें, इसलिए तुम्हें यहाँ पर रुकना होगा। तो हम लोग यहाँ पर अपनी एपिसोड 177 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 178 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था डीमन क्वीन ड्यूक हुआ के ऊपर जैसे अटैक करती है अपनी एनर्जी के बने हुए एक बड़े से हाथ के साथ। तो अगर ड्यूक हुआ के सामने बाकी के फैमिलीज के हेड खड़े हो जाते हैं और अपने सामने एक बड़ी सी प्रोटेक्शन शील्ड बनाते हैं और लिटिल डीमन क्वीन से कहते हैं ये अटैक नहीं कर सकती क्योंकि ये हमारा नया एम्परर है, हम लोग गार्डियन फैमिली से हैं, इसी वजह से ये हमारा फर्ज बनता है कि यहाँ पर अपने नए एम्परर की रक्षा कर सकें। तो लिटिल डीमन क्वीन उनसे कहती है क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम इसको यहाँ पर प्रोटेक्ट कर पाओगे, बस तुम लोगों की हिम्मत कैसे भी अपनी लिटिल डीमन क्वीन के साथ इस तरह बात करने की और मेरे सामने तुम इस तरह का एक बैरियर बनाकर अपने आप को बचाकर रख सकते हो। डीमन क्वीन अपने पंजे को साइज में बड़ा करती है और बड़ी स्पीड से आगे की तरफ भेजती है। लोगों ने वहाँ पर जिस शील्ड को बनाकर रखा होता है वो शील्ड को बड़ी आसानी के साथ तोड़ देती है। बैंक चलाकर कहते हैं हमारे पास तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं यानी कि बहुत सारे यहाँ पर परफॉर्म ग्राम के एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन कोई भी इसको यहाँ पर ब्लॉक नहीं कर पाएगा, हम लोग क्या करें। ये तो ड्यूक हुआ को पकड़ लेगी। डीमन क्वीन अपने बड़े से हाथ को आगे बढ़ाती है और ड्यूक हुआ को वाकई में अपने हाथ के अंदर पकड़ने की कोशिश करती है, जबकि ड्यूक हुआ वहाँ से बड़ी स्पीड से भाग रहा होता है। डीमन क्वीन उसे कहती है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ से भागकर जा सकते हो। साथ ही वो अपनी और ज्यादा फायर पावर को रिलीज करती है। जब वो अपनी फायर पावर को रिलीज करती है तो वहाँ पर एक जबरदस्त एनर्जी निकलती है। ड्यूक हुआ ये देखकर और भी ज्यादा घबरा जाता है। उसी वक्त लिटिल डीमन क्वीन का एनर्जी से बना हुआ हाथ उसके करीब पहुंचता है और उसे अपने अंदर पकड़ लेता है। लिटिल डीमन क्वीन ने यहाँ पर उनको पकड़ लिया और साथ ही वो जन फैमिली के एल्डर से कहती है सुप्रीम एल्डर चलो जल्दी से आगे बढ़ो और इसके ऊपर अपनी सोल टेक्निक्स को अप्लाई करो। सुप्रीम एल्डर उसकी बात सुनने के बाद जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ते हैं। ड्यूक हुआ के पास ऊपर चले जाते हैं और ऊपर जाने के बाद वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके माथे के ऊपर अपनी सोल टेक्निक को रिलीज करते हैं, जिसके साथ ही अब ड्यूक हुआ से जो कुछ भी सवाल पूछा जाएगा वो उसका सही जवाब देगा। सुप्रीम एल्डर उसके ऊपर अपने सोल टेक्निक को अप्लाई करने के बाद नीचे उतराते हैं। डीमन क्वीन से कहते हैं डीमन क्वीन मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, मैंने उसकी बॉडी के ऊपर सोल मार्क को छोड़ दिया, अब आप उससे जो भी पूछेंगे वो सही जवाब देगा, उससे जो पूछना चाहती है वो उससे पूछ सकती है। तो हमारे जाउची यहाँ पर आगे बढ़ता है और कहता है
आप बाकी का सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। इन्वेस्टिगेट करना बहुत ही अच्छे से आता है और हमारा जाओची जल्दी से जंप करते हुए हवा में चला जाता है। ड्यूक हुआ से कहता है तो फाइनली आज वो मौका आ ही गया, चलो ठीक है आज तुमसे कुछ सवाल पूछते हैं। साथ ही जाओची वहाँ पर मौजूद दूसरे एल्डर से कहता है वहाँ पर काफी सारी फैमिलीज के लोग होते हैं। जाओची उन सभी लोगों से कहता है अपनी आंखें और कान खोलकर इस तरफ देखना, आप तुम्हें पता चलेगा कि ड्यूक हुआ और इसके फादर ने यहाँ पर क्या कुछ किया है। तुम लोग इसे अपना नया एम्परर मानने पर तुले हुए हो, तुम्हें पता चलेगा कि ये अंदर से कितना बड़ा कमीना और घटिया इंसान है। तो सभी लोग उसी की तरफ देख रहे होते हैं कि आज यहाँ पर क्या होने वाला है। जाओची ड्यूक हुआ से सबसे पहला सवाल पूछता है। वो उसे कहता है ड्यूक हुआ मुझे ये बताओ कि आज से तकरीबन 100 साल पहले स्काई परफॉर्म कॉन्टिनेंट के लोगों ने हमारे इस इल्यूजनरी डीमन राम के ऊपर अटैक किया था। मुझे ये बताओ कि उन सभी लोगों को हमारे इल्यूजनरी डीमन राम के बारे में पता कैसे चला था और वो सभी लोग अचानक यहाँ पर अटैक करने के लिए कैसे आए थे। ड्यूक हुआ उसे आगे से जवाब देने लगते हैं लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे होते, वो आगे से रेजिस्ट कर रहे होते हैं। जबकि हमारा जाओची उसके मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है और कहता है रेजिस्ट करना बंद करो और चुपचाप मेरे सवालों के जवाब दो। खाने के बाद उसे जवाब देना स्टार्ट करते हैं। वो रोते हुए कहते हैं ये सब कुछ मेरे फादर की वजह से हुआ है, क्योंकि मेरे फादर ने उन लोगों को बताया था यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल खजाना है जो कि हमारे एम्परर के पास है। इस वजह से वो सभी लोग यहाँ पर पहुंच आए थे। मेरे फादर ने यहाँ से एक जेट ट्रांसमिशन के जरिए से मैसेज उन लोगों तक पहुंचाया था। फिर सुनने वाले बहुत हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ड्यूक हुआ के फादर ड्यूक मिंग ऐसा कैसे कर सकते हैं। ड्यूक मिंग की वजह से हमारे एम्परर स्काई परफॉर्म एरिया के लोगों के हाथों से मारे गए। एल्डर्स में से एक एल्डर आगे बढ़ता है और कहता है मुझे तुम्हारी किसी भी बात के ऊपर यकीन नहीं है, मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर किसी बहुत ही घटिया टैक्टिक को यूज किया है हमारे नए एम्परर के ऊपर, की वजह से तुम उससे जो खुलवाना चाहते हो सिर्फ वही कह रहा है। जाओची कहता है तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो, थोड़ी देर में तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, अभी तो मुझे इससे और भी बहुत सारे सवाल पूछने हैं। जाओची ड्यूक हुआ से दूसरा सवाल पूछता है। वो उसे कहता है मुझे ये बताओ कि हमारा डीमन एम्परर कैसे मरा था। ड्यूक हुआ से पहले बताने लगता है कि मेरे फादर ने उसे मारा है। फिर साथ ही वो कहता है नहीं मैं इस बारे में तुम्हें कोई भी जवाब नहीं दे सकता। फिर से वहाँ पर रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। तुम्हारा जाओची फिर से उसके मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है और कहता है चलो जल्दी से बकना स्टार्ट करो, हमारे पुराने डीमन एम्परर को किसने मारा था। वो वहाँ पर उनको जवाब देना स्टार्ट करते हैं। वो उनको बताते हैं कि ये सब कुछ मेरे फादर ड्यूक मिंग की वजह से हुआ है। मेरे फादर डीमन एम्परर को अपने पीछे के वहाँ पर लेकर चले आए थे, सारा उनका अपना प्लान था। उन्होंने उसको फॉर्मेशन के अंदर बसा दिया जहाँ पर दूसरी दुनिया में दूसरे लोग उसका इंतजार कर रहे थे और वो लोगों ने उसके ऊपर अटैक करके उसको मार डाला। बात सिर्फ और सिर्फ मेरे फादर को पता थी कि कौन सी फॉर्मेशन को यूज करते हुए डीमन एम्परर को आसानी से मारा जा सकता है। सुनने वाले और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो पहले जो मंत्री यहाँ पर अपने नए एम्परर की साइड ले रहा था वो भी कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है, इन लोगों ने तो वाकई में हमारे पुराने डीमन किंग की जान ली है। उसे कहता है चलो जल्दी से आगे बताना स्टार्ट करो, आज ये सारी स्टोरी है क्या, तुम लोगों ने स्काई परफॉर्म एरिया के लोगों की मदद क्यों की थी हमारे डीमन एम्परर को मारने के लिए, यहाँ पर क्या चीज लूटने के लिए आए थे। ड्यूक को हम सभी को आगे कहानी सुनाना स्टार्ट करते हैं और उनसे कहते हैं डीमन एम्परर के मरने के बाद हमारे डीमन किंग यानी कि तुम्हारे ग्रैंडपा अपने साथ कुछ एल्डर्स को लेकर ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन को यूज करते हुए दूसरी दुनिया में गए यानी स्काई परफॉर्म कॉन्टिनेंट में गए अपने डीमन एम्परर को बचाने के लिए। मेरे फादर ने ये खबर भी पहले से लीक कर दी और उन लोगों को पहले से पता था कि वहाँ पर कैंग हाई अपने 12 एल्डर्स को लेकर आने वाला है, इसी वजह से उन्होंने पहले वहाँ पर तैयारी कर ली थी। हमारे फादर के साथ बाकी के सारे एल्डर्स मारे गए। आज से 3 महीने पहले हम लोग गोल्डन क्रो वैली में गए थे जहाँ पर लिटिल डीमन क्वीन इनहेरिटेंस की पावर लेने की कोशिश कर रही थी। वहीं पर मैंने और मेरे फादर ड्यूक मिंग ने इसके ऊपर अटैक किया और इसके ऊपर अटैक करने के बाद इसे लावा सी के अंदर फेंक दिया। लेकिन ये तो बहुत बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ पर ये लिटिल डीमन क्वीन जिंदा वापस आ गई है, ये ली ऑफ डेथ के अंदर गिरने के बाद भी मरी नहीं है। आज मैं यहाँ पर इकलौता एम्परर होता, ड्रैगन सीट के ऊपर बैठा होता, तुम सभी के ऊपर राज कर रहा होता। तो बाकी क्या कुछ एल्डर्स जो कि इसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, वो उसके अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं हम लोग इसको मार डालेंगे, इसने हमारे डीमन किंग हमारे डीमन एम्परर साथ ही हमारी लिटिल डीमन क्वीन को मारने की कोशिश की है। लिटिल डीमन क्वीन उन दोनों एल्डर्स से कहती है ग्रेट एल्डर्स चुपचाप यहाँ पर खड़े रहो, पहले हमें जहाँ पर अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लेने दो, इसको मारने की बारी तो बहुत ही जल्दी आएगी, ये यहाँ पर जिंदा तो बिल्कुल भी नहीं बचेगा। वो दोनों लिटिल डीमन क्वीन की बात सुनने के बाद वहीं पर रुक जाते हैं और कहते हैं ठीक है लिटिल डीमन क्वीन, हम लोग यहीं पर रुककर इंतजार करेंगे जब तक आप अपनी इन्वेस्टिगेशन को पूरा नहीं कर लेते। लिटिल डीमन क्वीन जाओची से कहती है चलो आगे अपने सवालों को जारी रखो, इससे और ज्यादा सवाल पूछो। जाओची कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं इससे और सवाल पूछता हूँ। और साथ ही वो ड्यूक हुआ के मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है। हुआ रोते हुए से कहता है तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, तुमने तो अभी तक मुझसे सवाल पूछा भी नहीं है। जाओची से कहता है सॉरी मेरा हाथ स्लिप हो गया था। जाओची ड्यूक हुआ से कहता है आप मुझे जल्दी से ये बताओ कि क्या तुम्हें साथ में तुम और तुम्हारे फादर का तुम्हें पता चल गया, अब मुझे ये बताओ तुम्हारे साथ और कौन ज्यादा लोग मिले हुए हैं, जो सारी फैमिली मेंबर्स के नाम चाहिए जो तुम्हारे साथ मिले हुए हैं। जैसे मैंने जाओची वहाँ पर ये वाला सवाल पूछता है तो हीलियन पैंग और उसके साथ जी फैंग दोनों ही बहुत घबरा जाते हैं और कहते हैं जी तो यहाँ पर हमारे बारे में पूछ रहा है, अगर इसने यहाँ पर हमारी फैमिलीज का नाम ले दिया तो लिटिल डीमन क्वीन हमें नहीं छोड़ेगी, जी तो हमें भी सजा देगी। ड्यूक हुआ यहाँ पर उसे सारी फैमिलीज के नाम बता देते हैं। वो उसे कहते हैं जिन लोगों को तुम जानते हो उनके अलावा उन सभी लोगों के नाम ये हैं। तो जैसे वो यहाँ पर ये वाले नाम लेते हैं तो हीलियन पैंग जल्दी से लिटिल डीमन क्वीन के सामने अपने घुटने टेक देते हैं और उसे कहते हैं लिटिल डीमन क्वीन यहाँ पर झूठ बोल रहा है, हमें इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि इसने यहाँ पर इतना बुरा कुछ किया है, ये तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि हमारे डीमन एम्परर को भी इसी ने मारा है, हम तो इसका साथ इसलिए दे रहे थे कि हम लोग यहाँ पर पावर चेंज ला सके, हम लोग एक रिजीम चेंज लाने की कोशिश कर रहे थे, इससे ज्यादा हम लोगों ने यहाँ पर बुरा करने का नहीं सोचा था। ये बंदा तो वाकई में बहुत ज्यादा घटिया है, अगर मुझे इस बारे में पहले से पता था तो हम लोग कभी भी इसकी साइड नहीं लेते, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दे, मैंने जाने में इसकी मदद की है। लिटिल डीमन क्वीन जल्दी से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करती है और कहती है तुमने यहाँ पर कहा कि तुम इसके साथ नहीं मिले हुए, चलो फिर ठीक है, पहले सबसे पहले तुम्हें मारते हैं और अपनी फायर बॉल को उसकी तरफ फेंकती है तो वो उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है और वो मास्टर वहीं पर मारकर नीचे गिर जाता है। ये सभी लोग जब ये देखते हैं कि डीमन एम्परर क्वीन किसी को भी नहीं छोड़ने वाली, वो जल्दी से डीमन क्वीन के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं इस बात को मानते हैं कि हम सभी लोग इसके साथ मिले हुए थे, लेकिन हमें यहाँ पर एक और मौका चाहिए क्योंकि हम लोग 12 गार्डियन फैमिलीज के हेड हैं, हमारे मरने की वजह से हमारे इल्यूजनल डीमन राम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, हमें यहाँ पर एक और चांस चाहिए, प्लीज हमें यहाँ पर एक और चांस दे दो। तो डीमन क्वीन उनसे कहती है तो तुम सभी लोगों को यहाँ पर एक चांस चाहिए, तुम सभी लोगों को क्या लगता है कि तुम्हें यहाँ पर जिंदगी दूसरा मौका देने वाली है। सभी लोगों ने रॉयल फैमिली और उसके साथ साथ यून फैमिली के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, उस वक्त तुम लोगों को जरा भी इस बात का ख्याल नहीं आया कि कभी न कभी जो तुम लोगों की बारी भी आएगी, तुम्हारा हिसाब होगा। लेकिन अब जबकि यहाँ पर टाइम पूरा हो चुका है, मैं यहाँ पर तुम सभी को तुम्हारी सजाएं देने वाली हूँ, तुम सभी लोग मुझसे माफी की भीख मांग रहे हो और
कह रही हो कि मैं यहाँ पर सभी को एक दूसरा मौका दे दूं, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें दूसरा मौका दे सकती हूँ? वो सभी लोग जल्दी से अपने घुटनों के बल वहीं पर गिर जाते हैं और लिटिल डीमन क्वीन से कहते हैं हमें पता है कि आप बहुत ज्यादा मर्सीफुल है, प्लीज हमारे साथ ये एक एहसान कर दें, हम सभी को माफ कर दें। हम लोग गार्डियन क्लैन से, हम लोग पिछले कई हजार सालों से आपके डीमन एम्पर क्लैन को गार्ड कर रहे हैं, हमारी फैमिली की बैकग्राउंड को देखते हुए हमें यहाँ पर माफ किया जाए। सभी को यहाँ पर इस ड्यूक हुआ ने धोखा दिया है, ये गद्दार है, इसने हम सभी को धोखा देकर अपनी साइड पर कर लिया, वरना हम सभी लोग इसके बहकावे में नहीं आते। डीमन क्वीन अपने पास उनके सामने एक नाइफ फेंक दिया और उनसे कहती है चलो ठीक है, अगर तुम्हें एक दूसरा मौका चाहिए तो मैं तुम्हें एक दूसरा मौका देती हूँ, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें गद्दार को सजा देनी होगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ पर धोखा दिया गया है और गद्दार वही बंदा है, सिर्फ और सिर्फ एक बंदा है, तो जल्दी से इस नाइफ को उठाओ, जाकर उसको मार डालो। तुम लोगों ने यहाँ पर ड्यूक हुआ को मार दिया तो फिर तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे और तुम नई गार्डियन फैमिली बन जाओगे। मास्टर जी एक दूसरे मास्टर की तरफ देख रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और सोच रहे थे कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करें। क्वीन उन दोनों से कहती है अब क्या हुआ, तुम ही तो कह रहे थे कि तुम्हें एक मौका चाहिए, मैंने तुम्हें एक मौका दे दिया है, जल्दी से जल्दी स्नाइप को उठाओ, ड्यूक हुआ को मार डालो और मेरे सामने अपनी लॉयल्टी को साबित करो कि तुम लोग वाकई में मुझसे वफादार हो। तो दोनों मास्टर जी बात सुनने के बाद और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लिटिल डीमन क्वीन कहती है तुम दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर तो लगता नहीं है कि तुम लोग जाकर अपने दोस्त को मारोगे, लगता है कि तुम लोग उस गद्दार को सजा नहीं देना चाहते, तो फिर ठीक है, मैं लिटिल डीमन क्वीन भी यहाँ पर तुम्हें दूसरा मौका नहीं दूंगी, तुम्हारे पर भी गद्दारी का इल्जाम लगेगा और तुम लोग भी मरोगे। तो वहाँ पर एक मास्टर जल्दी से उस नाइफ को उठा लेता और कहता है ठीक है मैं इस मौके को लेने को तैयार हूँ, और उस नाइफ को अपने हाथ में लेकर ड्यूक हुआ की तरफ देखता और इशारा करते हुए उसे कहता है ड्यूक हुआ तुमने हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तुमने हमें यूज किया है, अब तुम मेरे हाथ से मरने वाले हो। और वो ड्यूक हुआ को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। कि यहीं पर हमारी एपिसोड 178 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, रीइंकार्नेटेड की एपिसोड 179 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लिटिल डीमन क्वीन यहाँ पर उन सारे फैमिली एल्डर से कहती है अगर तुम सभी लोगों को एक दूसरा मौका चाहिए तो फिर इस नाइफ को उठाओ और जाकर ड्यूक हुआ को मार डालो। तो वहां से एक एल्डर उस नाइफ को उठाते हैं और ड्यूक हुआ से कहते हैं तुमने हम सभी से ये सब कुछ करवाया है, वजह से अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम ही मरोगे। और वो बड़ी स्पीड के साथ ड्यूक हुआ को मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है। जैसे वो ड्यूक हुआ को मारने के लिए उसके करीब पहुंच रहा होता है, उसी वक्त लिटिल डीमन क्वीन अच्छे से कहती है तुम्हें पता है ना कि अगर यहाँ पर इसको मारने की कोशिश की जाएगी तो ड्यूक मिंग यहाँ पर जरूर अपीयर होगा, मुझे लगता है कि उसका फादर यहीं पर कहीं पर स्पेस में छुपकर देख रहा होगा। तो मोली जाउची से कहती है ड्यूक मिंग यहीं पर छुपा हुआ है, वो ऊपर स्पेस के अंदर छुपकर ये सब कुछ देख रहा है, वो कभी भी अपने बेटे को यहाँ पर मरने नहीं देगा। मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी वो यहाँ पर अपीयर होगा, जैसे वो मास्टर उसके ड्यूक हुआ को मारने के लिए उसके करीब पहुंचेगा। जाउची मोली की बात सुनने के बाद अपने ग्रेट एल्डर साथ में सुप्रीम एल्डर से कहता है सुप्रीम एल्डर चलो जल्दी से पीछे हट जाओ, हमारी फैमिली से कोई भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक होने वाला है। सभी एल्डर्स जल्दी से उसकी बात सुनने के बाद पीछे की तरफ हट जाते हैं। डीमन क्वीन और उनके साथ साथ वो सभी लोग पीछे हट जाते हैं क्योंकि वो मास्टर जैसे ड्यूक हुआ को मारने के लिए उसके करीब पहुंच जाता है तो नाइफ उसके गले के करीब पहुंचता है। उसी वक्त ऊपर का स्पेस ओपन होता है और स्पेस के अंदर से तो ड्यूक मिंग वहां से निकलते हैं और उस बंदे के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो उसे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के ऊपर अटैक करने की। तो वो मास्टर जल्दी से अपने नाइफ को सामने की तरफ करते हुए स्टैक को वहां पर ब्लॉक करता है, लेकिन मास्टर ड्यूक मिंग क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल है इसी वजह से उसके अटैक को काफी मुश्किल से ब्लॉक कर पाता है और काफी जख्मी होने के बाद पीछे की तरफ गिर जाता है। वहां पर ग्राउंड के ऊपर एक जबरदस्त धमाका होता है। ड्यूक मिंग वहां पर अपीयर होते हैं। ड्यूक मिंग वहां पर अपीयर होने के बाद उन सभी लोगों से कहती है मैंने तो तुम दोनों को वहां पर मार दिया था, लेकिन ये तुम लोगों की बुरी किस्मत है कि तुम दोनों फिर से मेरे सामने अपीयर हुए हो, अब मैं तुम दोनों को दोबारा से मारने वाला हूँ। ड्यूक मिंग कहते हैं तुमने वहां पर से गोल्डन क्रो फ्लेम्स को हासिल कर लिया। साथ ही वो अपने बेटे की तरफ आगे बढ़ते हैं और एनर्जी से बने हुए इस बड़े से हाथ में से अपने बेटे को वहां से बाहर निकालते हैं। साथ ही वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसके माथे के अंदर अपनी पावर्स को इम्ब्यूट करते हैं ताकि जुन फैमिली ने उसके ऊपर जो अपनी सोल टेक्निक को यूज किया है वो सोल टेक्निक को ड्यूक हुआ की बॉडी से डिस्पेल कर सके। वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपनी परफॉर्म एनर्जी को उसकी बॉडी में एंटर करते हैं, उसकी बॉडी के ऊपर से सोल एनर्जी को तो गायब कर देते हैं, सोल टेक्निक उसकी बॉडी के अंदर से गायब हो जाता है। वो अपने फादर से कहता है फादर फादर फाइनली आप यहाँ पर आ ही गए। इसी के साथ उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और उसे एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है क्योंकि जुन फैमिली की जो सोल टेक्निक वाली टेक्निक है सिर्फ और सिर्फ जुन फैमिली वाले ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या फिर रिपेल कर सकते हैं। कोई दूसरा इसको यहाँ से रिपेल करने की कोशिश करेगा तो जिसके ऊपर अप्लाई की गई हो वो उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ड्यूक हुआ को वहीं पर लकवा मार जाता है और ऊपर हवा से नीचे ग्राउंड की तरफ गिरना स्टार्ट करते हैं और चला चला कर अपने फादर से कह रही थी फादर मैं मरना नहीं चाहता, और वो ग्राउंड के ऊपर गिरता है और उसी वक्त वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ड्यूक मिंग भी देखने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि उनका बेटा यहाँ पर मारा गया। वो कहते हैं ये वाली टेक्निक तो जुन फैमिली वालों की है, जुन फैमिली वालों तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे, मैं किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा। एक्चुअली वो जुन फैमिली के सुप्रीम एल्डर की तरफ देख रहे होते हैं क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि जुन फैमिली में सुप्रीम एल्डर ऐसे एल्डर हैं जिनके पास स्पेशल टेक्निक है। तो बड़ी स्पीड से वहां से गायब होते हुए सुप्रीम एल्डर को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि सुप्रीम एल्डर बेचारे वहां से डर कर भाग रहे होते हैं। लिटिल डीमन क्वीन कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मेरे यहाँ पर होते हुए तुम सुप्रीम एल्डर को मार सकते हो? डीमन क्वीन अपनी गोल्डन क्रो फायर के साथ सुप्रीम एल्डर की बॉडी को वहां पर कवर कर देती है। वहां पर उसकी बॉडी को फायर से कवर करती है। मास्टर ड्यूक मिंग उसके ऊपर पंच मारते हैं। जब वो उसे पंच मारते हैं तो उसका हाथ भी जल जाता है। वो जल्दी से पीछे की तरफ हटते हैं और कहते हैं ये तो गोल्डन क्रो फायर है, इसका मतलब ये है कि वहां पर मरने की बजाय तुम्हें गोल्डन क्रो की ब्लड लाइन की पावर मिल गई है। तो लिटिल डीमन क्वीन उसे कहती है मैं ना सिर्फ यहाँ पर तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाली हूँ बल्कि मैं तुम्हें मारने के बाद तुम्हारे आसपास जितने भी लोग थे जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया है मैं उन सभी को भी मार डालूंगी। ना सिर्फ उन लोगों को बल्कि तुम्हारी ड्यूक फैमिली को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा ताकि तुम्हारी फैमिली से कोई भी गद्दार ना बचे। ड्यूक मिंग आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मार सकती हो? तुम तो बस एक छोटी सी बच्ची हो, तुम्हारे डैड में भी इतनी हिम्मत नहीं थी मुझे मार सकते, हालांकि वो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। लिटिल डीमन क्वीन वो भी गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे डैड का नाम लेने की? तुमने मेरे डैड के खिलाफ साजिश की और मेरे डैड को मरवा डाला, तुम इस लायक नहीं हो कि मेरे डैड का नाम पुकार सको। ड्यूक मिंग आगे से और भी हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं एक बंदा जो कि मर चुका है, मरे हुए बंदे का नाम लेने में यहाँ पर क्या बुराई है? मैं उसका नाम यहाँ पर क्यों नहीं ले सकता? अगर तुम रोक सकती हो तो मुझे रोक कर दिखाओ। लिटिल डीमन क्वीन गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहती है अपनी बकवास बंद करो। लिटिल डीमन क्वीन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, जबकि ड्यूक मिंग भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं बच्ची तुम इस तरह मेरी बात नहीं मानने वाली क्योंकि तुम्हें इतनी ज्यादा जल्दी है तो फिर ठीक है, अब मैं तुम्हें तुम्हारे फादर के पास ही भेजने वाला हूँ। तो दोनों
वहाँ पर अपनी अपनी पावर्स को टकराते हैं। जैसे वो दोनों वहाँ पर अपनी अपनी पावर्स को टकराते हैं तो वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। सभी देखने वालों को उसका प्रेशर महसूस होता है। वो सभी लोग कहते हैं इन दोनों की पावर्स के टकराने की वजह से जो एनर्जी सर्ज निकल रही है वही इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उसका प्रेशर हमें पीछे की तरफ धकेल रहा है। जाओची भी अपनी लिटिल हॉन्ग को बाहर निकाल लेता है और अपनी तलवार को ग्राउंड में गाड़कर अपने आप को वहाँ पर बैलेंस कर रहा होता है। जाओची कहता है मैंने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हमारे लिटिल डीमन क्वीन को गोल्डन ग्रो की इतनी ज्यादा पावर्स मिल जाएंगी तो वो इतनी ज्यादा स्पेशल हो जाएगी। ये तो बहुत ज्यादा स्पेशल हो चुकी है। ये तो डेमिगॉड की हाफ स्टेप तक पहुंच भी चुकी है। डीमन किंग और ड्यूक हुआ दोनों वहाँ पर आपस में फाइट कर रहे होते हैं। वो बड़ी स्पीड के साथ एक दूसरे के पास स्लैशेस गा रहे होते हैं या एक दूसरे को पंचेस मार रहे होते हैं। देखने वाले नीचे खड़े सब कुछ देख रहे होते हैं। उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। थोड़ी देर फाइट करने के बाद ड्यूक मिंग को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि इसकी पावर्स पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इसके फादर से भी ज्यादा इसके पास पावर्स है। वो उसे कहती है तुम्हारे पास जो गोल्डन ग्रो की पावर्स है वो सिंपल पावर्स नहीं है। तुम्हारे फादर के पास भी इस तरह की गोल्डन ग्रो की पावर्स नहीं थी। भाई ऐसा तो नहीं है कि तुम डेमिगॉड स्टेज पर पहुंच चुकी हो, यानी कि तुम हाफ गॉड स्टेज पर पहुंच चुकी हो। वहाँ सोचती है वो बहुत सा हैरान हो जाती है और कहते हैं लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। डीमन क्वीन उसे कहती है चलो शुक्र है कि तुम इतने बड़े बेवकूफ तो नहीं हो, तुम्हें इतना तो पता है कि डेमिगॉड स्टेज क्या होती है। बाकी के सारे एल्डर्स भी ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या वाकई हमारी लिटिल डीमन क्वीन डेमिगॉड स्टेज पर पहुंच चुकी है। इससे पहले हमारे एम्परर क्लैन में से बहुत सारे लोगों को गोल्डन क्रो ने अपनी इनहेरिटेंस की पावर्स दी हैं, लेकिन आज से पहले किसी को भी उसने अपनी डेमिगॉड स्टेज के लिए टेक्निक नहीं दी। लेकिन हमारी लिटिल डीमन क्वीन को उसने सीक्रेट टेक्निक दे दिया जिससे वो डेमिगॉड बन सकती है। पर बाकी के सारे एल्डर इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि उनकी लिटिल डीमन क्वीन गॉड स्टेज पर पहुंच चुकी है, यानी कि वो आगे जाकर एक गॉड बन सकती है। यहीं पर हमारा जाओची होता है। जाओची को तो असलियत के बारे में पता है। जाओची कहता है लिटिल डीमन क्वीन ने इस पावर को लेने के लिए अपने लाइफ स्पैन को कट करवाया है कि अब सिर्फ और सिर्फ ये 3 साल तक ही जिंदा रह सकती है। 3 साल के बाद जब मर जाएगी सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसकी डेमिगॉड स्टेज भी इसके साथ ही खत्म हो जाएगी। लिटिल डीमन क्वीन जैसी वहाँ पर अपनी गोल्डन क्रो की फायर्स को रिलीज करती है, ड्यूक मिंग उसे कहते हैं तुम तो वाकई में डेमिगॉड बन चुकी हो, इसका मतलब तुम लावर स्पेस को भी कंट्रोल कर सकोगी। लिटिल डीमन क्वीन उसे कहती है फिलहाल के लिए तो मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास जो डीमन क्रो फायर है इसी फायर की मदद से कम तुम्हें तो मार ही सकती हूँ, क्योंकि तुम्हें मारना मेरे लिए इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। वो वहाँ पर अपना एक बड़ा सा फायर बॉल क्रिएट करती है। ड्यूक मिंग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता वरना ये मुझे मार डालेगी। वो अपने हाथ के ऊपर कट लगाता है और अपने ब्लड को रिलीज करता है। ये यहाँ पर फिर से अपनी ब्लड शैडो टेक्निक को यूज करने वाला है। वो यहाँ पर अपनी ब्लड शैडो टेक्निक को यूज करता है, बड़ी स्पीड से वहाँ से गायब हो जाता है। जाने से पहले वो लिटिल डीमन क्वीन से कहता है मैं वापस आऊंगा और इस बात का बदला जरूर लूंगा। तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है, तुमने मेरे बेटे की जान ली है। लिटिल डीमन क्वीन कहती है इसने यहाँ पर फिर से अपनी ब्लड एसेंस को यूज करते हुए अपनी ब्लड शैडो टेक्निक को यूज किया है और यहाँ से भाग गया है। हालांकि इसको यूज करने की वजह से 10 साल का लाइफ स्पैन कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसने स्पेशल टेक्निक को यहाँ से यूज किया और भाग गया। लेकिन साथ ही डीमन क्वीन कहती है जब तक तुम इल्यूशनरी डीमन राम की बाउंड्री के अंदर रहते हो तब तक इस बारे में सोचना भी मत कि लिटिल डीमन क्वीन तुम्हें बख्श देगी, ये तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। चाहे तुम कहीं पर भी जाकर छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी और तुम्हें मार डालूंगी। यहीं पर हमारे छोटे ड्यूक की तरफ भी दिखाते हैं। काउंटी किंग वहीं पर खड़ा होता है। काउंटी किंग सामने की तरफ देखता है और कहता है मेरे ग्रैंडपा जो कि बहुत ही पावरफुल थे वो भी हार चुके हैं, मेरे फादर भी यहाँ पर मर चुके हैं, मुझे भी यहाँ से जल्दी से खिसकना होगा। अगर इनमें से किसी ने मुझे देख लिया तो ये मुझे मार डालेंगे। जैसे वहाँ से भागने की कोशिश करता है हमारा जाओची उसके कंधे पे हाथ रखता है और उसे कहता है लड़के तुम कहाँ पर जा रहे हो। काउंटी किंग उसे कहता है तुम मुझसे क्या चाहते हो, क्या तुम हम सभी लोगों को मारना चाहते हो। पर मेरे ग्रैंडफादर और मेरे फादर ने अगर कुछ गलत किया है तो उसकी सजा मुझे क्यों मिलनी चाहिए। उसे कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। तो उसकी बात यह है कि ये सभी लोग तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। जरा आपने पीछे तो देखो। वो पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे एल्डर्स होते हैं। ये सारे वही एल्डर्स हैं जो कि इनकी फैमिली के दोस्त हुआ करते थे। इन सभी को अपनी वफादारी को साबित करने के लिए ड्यूक फैमिली के लोगों को मारना पड़ेगा। इसी वजह से वो गुस्से के साथ किंग की तरफ देख रहे होते हैं कि शायद इसको मारकर डीमन क्वीन के सामने अपनी लॉयल्टी को साबित कर सके। किंग और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये सभी लोग तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और मुझे मारना चाहते हैं। सभी की आंखों से दिखाई दे रहा है कि ये मुझे मार डालेंगे। तो कहता है ये सभी लोग पुराने तुम्हारे ग्रुप मेंबर्स हैं और इन सभी लोगों से जो गलती हो गई है ये उस गलती को सुधारने के लिए तुम्हारी पूरी की पूरी हुआ फैमिली को मार डालेंगे। ये ड्यूक फैमिली में किसी को भी नहीं छोड़ने वाले कि ये अपनी क्राइम्स का बदला चुका सके और अपनी क्वीन के सामने अपनी लॉयल्टी को साबित कर सके। टेंपल के तौर पर अगर यहाँ पर तुम्हें मारते हैं तो इसका इंपैक्ट बहुत ही पावरफुल होने वाला है, क्योंकि तुम ड्यूक हुआ के बेटे हो। मिंगू से कहता है क्या तुमने कभी इसके बारे में सुना है कि अगर तुम कुछ करते हो तो उसका रद्देमल तो जरूर आता है, यानी कि उसका रिएक्शन तो जरूर होता है। तुमने जो कुछ भी किया था, तुम्हारे फादर ने जो कुछ भी किया था, उसका रिएक्शन आने वाला है और इसका रिएक्शन तुम्हारे ऊपर आएगा। तो अब अगर तुम यहाँ पर इनसे बच सकते हो तो फिर बच जाओ, मैं तो यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं कहने वाला। और उसे बेस्ट ऑफ लक बोलकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। जबकि वो सारे एल्डर्स वहाँ पर पहुंच जाते हैं, किंग के करीब पहुंचते हैं और उसे कहते हैं हम लोग 12 गार्डियन फैमिली से हैं और हमारा ये काम बनता है कि तुम्हारे फादर ने यहाँ पर गलत काम किया है तो हम लोग सजा देंगे, तुम्हें भी सजा दी जाएगी। वो दोनों एल्डर्स काउंटी किंग के सामने आने के बाद एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वो दोनों देख रहे होते हैं कि इन दोनों में से अब कौन इसको मारेगा। अगर एक एल्डर बड़ी स्पीड से आगे बढ़ते हैं और काउंटी किंग को पकड़ते हुए सीधा डीमन क्वीन के सामने चले जाते हैं। दूसरा एल्डर उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे हाथ से मेरा शिकार छीनने की, ये मुझे चाहिए था। तो जी फेंग उसे कहती है ये तो मेरा है, जाओ जाकर अपने लिए कुछ और ढूंढो, किसी और मेंबर को जाकर ढूंढना होगा, स्पेशली हुई रैन को जाकर ढूंढ लो, क्या पता इस तरह डीमन क्वीन तुम्हें छोड़ दे। मास्टर जी फेंग उसके सामने उस लड़के को फेंकते हुए कहते हैं मैंने इस लड़के को मार डाला है, ये मेरी लॉयल्टी की निशानी है। मैं आपके सामने इस बात को साबित कर रहा हूँ कि मैं ड्यूक फैमिली के साथ नहीं बल्कि इनके खिलाफ हूँ। ड्यूक फैमिली वालों ने मुझे बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, मैं और ज्यादा ड्यूक फैमिली का साथ नहीं दूंगा। मैं आज के बाद आपका बहुत ज्यादा लॉयल रहूंगा। डीमन क्वीन कहती है ये बुद्धे खुसर तो बहुत ज्यादा तेज निकले, चलो ठीक है फिर एक और चांस देते हैं। वो उनसे कहती है अच्छा ठीक है, अगर तुम लोग एक और चांस चाहते हो तो मैं तुम्हें एक और चांस देती हूँ। तुम सभी लोगों को सिर्फ 10 दिन देती हूँ, 10 दिन के अंदर अंदर पूरी की पूरी ड्यूक फैमिली खत्म हो जानी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि तुम सभी लोग मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करोगे। पर क्वीन ने नए ऑर्डर्स दे दिए हैं, सारे एल्डर्स के ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे और ड्यूक फैमिली को मार डालेंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 179 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।
रीइंकार्नेटेड की एपिसोड 180 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था डीमन क्वीन उन सभी लोगों से कहती है मैं तुम्हें 10 दिन का टाइम देती हूं। 10 दिन के अंदर अंदर तुम्हें ड्यूक फैमिली के सभी मेंबर्स को मारना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फिर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुम्हें दूसरा चांस चाहिए था, तो ये तुम्हारे लिए दूसरा चांस है। डीमन क्वीन उनसे कहती है ड्यूक फैमिली का कोई भी बच्चा, बूढ़ा या फिर कोई औरत, कोई भी नहीं बचना चाहिए। कोई एक भी मेंबर अगर जिंदा बचा 10 दिन के बाद तो फिर मैं तुम्हारे क्लैंस के सभी लोगों को मार डालूंगी। तुम्हारे हजारों लोग मारे जाएंगे। एल्डर्स उसके सामने झुकते हुए कहते हैं ठीक है, हमें जो मौका चाहिए और हम लोग ड्यूक फैमिली के सभी लोगों को मार डालेंगे। हम लोग किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो उसके बाद हमारा कहानी सुनाने वाला आ जाता है। कहानी सुनाने वाला कहता है जिस दिन डीमन क्वीन ने उन सभी लोगों से कहा था कि तुम्हें ड्यूक फैमिली के सभी लोगों को मारना है, उसी दिन ड्यूक फैमिली के मेन पैलेस में जितने भी लोग थे वो सभी लोग मारे गए। इन सारे एल्डर्स ने इन लोगों को एक एक करके मारना शुरू किया, चाहे वो बूढ़ा हो, बच्चा हो या फिर कोई औरत हो। उन्हें किसी एक को भी नहीं छोड़ा। इस तरह इनकी लाशें पड़ी हुई थी जैसे कि तिनके पड़े होते हैं। हुई फैमिली से इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोग जिंदा हैं, जो कि हुई रैन है, जो कि ड्यूक हुआ का फर्स्ट सन है, जबकि दूसरा ड्यूक मिंग है, जो कि वहां से भाग गया था अपनी ब्लड शैडो टेक्निक को यूज करते हुए। लेकिन हुई रैन भी इनसे ज्यादा दूर नहीं भाग सका। वो भी हजारों किलोमीटर दूर। इन मास्टर्स को उसके बारे में पता चल गया कि हुई रैन वहां पर है और वो लोग उसका पीछा करते वहां तक पहुंच गए। सारे मास्टर्स ने हुई रैन को भी वहां पर ढूंढ लिया और हुई रैन को भी वहीं पर मार दिया। तो अब ड्यूक फैमिली से सिर्फ और सिर्फ एक ही मेंबर बचा है, जो कि ड्यूक मिंग है, जो कि स्पेस में कहीं पर गायब हो गए हैं और उनके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। अलावा जितने भी ड्यूक फैमिली के मेंबर्स हैं वो सभी लोग मर चुके हैं। कोई एक भी जिंदा नहीं बचा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ड्यूक फैमिली की जिन लोगों ने मदद की थी यहाँ से भागने में, पैलेस से भागने में या फिर उनकी दूसरी तरह से मदद करते रहे हैं डीमन क्वीन को उसकी गद्दी से हटाने के लिए, सभी को भी मार दिया गया। जबकि उसके साथ जो उसकी बैकग्राउंड में उसको सपोर्ट करते रहे उन सभी को भी सजा मिली, क्योंकि उन सभी लोगों ने उसकी बहुत ज्यादा सपोर्ट की थी। इसी वजह से उन्हें जान से तो नहीं मारा गया, लेकिन उन्हें सजाएं दी गई। 10 दिन के बाद एक नया एरा स्टार्ट हुआ। ड्यूक फैमिली मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है और उसके फॉलोअर्स भी मर चुके हैं। अब हमारा डीमन कैपिटल सिटी दोबारा से राइज करने वाला है, क्योंकि डीमन क्वीन दोबारा से अपनी कुर्सी के ऊपर बैठ गई है। इसी हमारा नेक्स्ट सीन जुन फैमिली के मेडिसिन पवेलियन का दिखाया जाता है। जुन फैमिली के मेडिसिन पवेलियन में हमारे जाउची को दिखाते हैं। जाउची अपने लिए पिल्स बना रहा होता है। मॉली जाउची से कहती है क्या तुम सिर्फ और सिर्फ अपने ड्रैगन ब्लड को यूज करते हुए यहाँ पर अल्केमी परफॉर्म करना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर पिल्स बना लोगे? जाउची उसे कहता है ट्राई करने में क्या हर्ज है, चलो ट्राई करके देखते हैं, शायद मैं यहाँ पर पिल्स बना लूं। मॉली उसे कहती है क्या इस पिल को बनाना इतना ज्यादा जरूरी है? जाउची से कहता है डीमन क्वीन अब मेरी बंदी है तो उसके लिए तो मैं ये सब कुछ जरूर करूंगा। उसी के लिए मैं ये पिल बना रहा हूँ, तो उसमें कोशिश करने में क्या हर्ज है? मैं यहाँ पर पिल बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। अब मॉली उसकी बात सुनने के बाद शर्माना शुरू कर देती है और साथ ही उसे गालियां भी दे रही होती है। मॉली जाउची से कहती है क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह की एक पिल बनाकर डीमन क्वीन को मरने से बचा सकते हो? तुम्हें पता है कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 साल का अरसा बचा है। 3 साल के बाद वो मर जाएगी। मुझे इस बारे में कुछ पता है। तुम्हारी डीमन क्वीन को मरने से बचाया जा सकता है। मेरे पास एक तरीका है। जाउची उसे कहता है तो फिर जल्दी से बताओ वो तरीका कौन सा है? मॉली उसे कहती है सबसे पहले तुम्हें 3 साल के अरसे में अपनी ग्रेट वे ऑफ बुद्धा को लेवल तक अनलॉक करना होगा। जाउची की बात सुनते ही बहुत हैरान होता है और उसे कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? मुझे ग्रेट वे ऑफ बुद्धा को हासिल किए हुए 3 साल से भी ज्यादा का अरसा हो चुका है और मैं अभी तक सिर्फ 4th लेयर तक इसको अनलॉक कर सका हूँ और तुम्ही ने कहा था कि इसकी आगे वाली लेयर्स को अनलॉक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सिर्फ 3 साल में मैं इसको 10th लेवल तक कैसे अनलॉक कर सकता हूँ? मुझे कोई और दूसरा तरीका बताओ। इसे कहती है अच्छा ठीक है फिर मैं तुम्हें दूसरा तरीका बताती हूँ। तुम्हें एक एंशिएंट सील को ढूंढना होगा जिसे एंशिएंट सील ऑफ लाइफ एंड डेथ कहा जाता है। 7 डिवाइन ट्रेजर्स में से एक ट्रेजर है। जाउची उसे कहता है मुझे डिटेल में बताओ कि ये क्या चीज है। मॉली उसे कहती है मैंने तुम्हें 7 ट्रेजर्स के बारे में बताया था। 7 ट्रेजर जिनको हिमली ट्रेजर कहा जाता है। जैसे 2 ट्रेजर इस वक्त तुम्हारे पास है, हिमली पॉइजनस बीड और मिरर ऑफ सैमसरा। ये दोनों ही हिमली ट्रेजर्स है। इसी तरह वो भी एक हिमली ट्रेजर है। एंशिएंट सील ऑफ लाइफ एंड डेथ को यूज करने के बाद जिसके ऊपर भी उसे यूज किया जाता है उसको इटर्नल लाइफ मिल जाती है, यानी कि वो कभी भी बीमारी के साथ नहीं मरेगा। लेकिन अगर कोई दूसरा उसको आकर मार डाले तो वो केस अलग है। जाउची की बात सुनते ही बहुत हैरान होता है और उसे कहता है क्या वाकई में इसे हमेशा कोई जिंदा रह सकता है? मुझे जल्दी से बताओ कि मुझे वो एंशिएंट सील कहां पर मिलेगी? मॉली उसे कहती है बेवकूफ कहीं, अगर मुझे पहले से पता होता कि मुझे वो सील कहां पर मिलेगी तो फिर मुझे तुम्हारी बॉडी के अंदर छुपकर रहने की क्या जरूरत थी? मैं लाइफ एंड डेथ सील को यूज करते हुए अपने आप को दोबारा से रिवाइव कर सकती थी। इसी वक्त जाउची के पॉट के अंदर से भी बहुत ज्यादा हीट निकलना शुरू होती है। जाउची कहता है लगता है कि मेरी पिल बनने वाली है। साथ ही उसके पॉट में एक जबरदस्त धमाका होता है और उसके अंदर से 2 पिल्स बाहर निकलती हैं। तो जाउची ने यहाँ पर 2 पिल्स बना ली हैं। जाउची उनमें से एक पिल मॉली को देते हुए कहता है ये वाली एक हिमली जेड ड्यू पिल मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, इस पिल को तुम ले लो। मॉली इसकी बात सुनने के बाद कहती है ये कौन सी पिल है? तुमने इसको कहा कि ये हिमली जेड ड्यू पिल है, लेकिन इसका मकसद क्या है? ये किस लिए होती है? क्या ये लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए? अगर तुमने इसको इतनी मेहनत से बनाया तो फिर इसमें से एक पिल तुम मुझे क्यों दे रहे हो? कि हमारा जाउची ठगी हुई तरह उसे जवाब देते हुए कहता है नहीं तुम्हें किसने कह दिया कि ये लाइफ को बढ़ाने के लिए है? ये लाइफ को बढ़ाने के लिए नहीं है बल्कि तुम्हारी चेस्ट को बड़ा करने के लिए है। मैं नहीं चाहता कि मेरे इर्द जितनी भी लड़कियां हैं उनकी चेस्ट इतनी छोटी छोटी और फ्लैट हो। मॉली उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, फिर उसे पीटना शुरू कर देती है और कहती है बकवास बंद करो, जो तुम किस तरह की घटिया बातें कर रहे हो। जाउची चिल्लाकर उसे कहता है मैं यहाँ पर कोई भी घटिया बात नहीं कर रहा बल्कि ये बात सच है। मैंने ये पिल इसीलिए बनाई है, एक पिल तुम्हारे लिए है और एक डीमन क्वीन के लिए, क्योंकि तुम दोनों की चेस्ट बहुत ज्यादा फ्लैट है। इसी हमारा नेक्स्ट सीन गार्डन का दिखाया जाता है, इंपीरियल पैलेस का गार्डन का, जहाँ पर लिटिल डीमन क्वीन बैठी होती है। एक बॉक्स उसके पास भी आता है। जाउची ने एक पिल उसके पास भी भिजवा दी होती है। जाउची ने उसे ये नहीं बताया होता कि ये पिल किस लिए है। लिटिल डीमन क्वीन उस पिल को अपने हाथ में लेकर बैठी होती है और बटलर से कहती है तुमने कहा कि उस लड़के ने कहा कि ये बहुत ज्यादा कीमती पिल है, उसको देखकर भी लगता है कि ये वाकई में बहुत ज्यादा कीमती पिल होगी। तो बटलर उसे कहता है लिटिल डीमन क्वीन अगर आपको लगता है कि ये पिल बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है तो ये वैल्यूएबल होगी, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो, चाहे ये बहुत ही लो लेवल की पिल ही क्यों ना हो। आपने कह दिया है तो ये वैल्यूएबल बन चुकी है। लिटिल डीमन क्वीन उसे कहती है अंजलि तुम तो आज भी उसी तरह मेरी तारीफ करते हो जिस तरह पहले किया करते थे, लेकिन ये पिल तो वाकई में बहुत ज्यादा खास है क्योंकि ये जाउची ने मेरे लिए बनाकर भेजी है। जब उसने बनाई है तो इसका मतलब ये बहुत ज्यादा खास हुई। अंजलि उसे कहती है मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं पता, आपको लगता है कि वो बंदा आपके लिए बहुत ज्यादा कीमती है तो इसका मतलब उसकी बनाई हुई चीज भी आपके लिए कीमती होगी। जबकि लिटिल डीमन क्वीन शर्माते हुए उसे कहती है तो इस बात का मतलब तो ये होगा कि मैं उसके लिए बहुत ज्यादा कीमती हूँ, कि मैं उसके लिए खास इसी वजह से उसने ये वाली पिल मेरे लिए भिजवाई है। अंजलि भी इसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होती है और उसे कहती है कहीं ऐसा तो नहीं है दुनिया में हमारी लिटिल डीमन क्वीन को कोई पसंद आ गया है। डीमन क्वीन यहाँ पे बात को घुमा देती है और उसे कहती है मैं चाहती हूँ कि कल सभी लोगों को इकट्ठा किया जाए, मेन
पैलेस में सभी लोगों को इकट्ठा करना ताकि मैं सभी लोगों से बात करके उन्हें नए ऑर्डर्स दे सकूं। तो अंजलि उसे कहते हैं ठीक है मैं जाकर सबका अरेंजमेंट करता हूँ और वहाँ से चले जाते हैं। अंजलि के वहाँ से चले जाने के बाद डीमन क्वीन कहती है ये मेरी लाइफ को एक्सटेंड तो नहीं कर सकती लेकिन ये पिल बहुत ज्यादा खास है क्योंकि ये मेरे होने वाले हस्बैंड ने मेरे लिए बनाकर भेजी है। मुझे लगता है कि उसे भी मुझसे प्यार है, इसी वजह से उसने मेरे लिए ये पिल बनाई है। अब मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं 3 साल में मरने वाली हूँ क्योंकि 3 साल का अरसा बहुत ज्यादा है, मेरे लिए इतना काफी होगा अपने पूरे के पूरे डीमन इल्यूजनरी राम को रेगुलेट करने के लिए। यहाँ पर कुछ इस तरह का सिस्टम बनाऊंगी कि 3 साल के बाद जब मैं यहाँ से चली जाऊँ तो उसके बाद भी लोग आसानी के साथ अपनी हुकूमत को आगे चला सके। उसके बाद अगले दिन जहाँ पर उसने सारी मीटिंग बुलाई थी तो वहाँ पर उसने बहुत सारे लोगों को बहुत सारे ग्रेसेस दिए और साथ में काफी सारे लोगों को पनिशमेंट्स भी दी। सिर्फ इतना बल्कि उसने जी फैंग फैमिली और दूसरे जी यांग फैमिली, हीलियन फैंग की फैमिली, उन सभी लोगों को भी यहाँ पर बुलाया और उन सभी के साथ एक सील्ड प्रॉमिस किया ताकि वो कभी भी दोबारा रॉयल फैमिली को धोखा ना दे सके और हमेशा के लिए वो डीमन फैमिली के साथ रहे। ड्यूक मिंग के अलावा ड्यूक फैमिली के जितने भी लोग थे वो सभी लोग तो पहले से मारे जा चुके थे और उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी को भी सील कर दिया गया और उनके साथ देने वाले सभी लोगों को मार दिया गया या फिर उनको सजाएं दी गई। 100 साल के बाद इल्यूजनरी डीमन राम में दोबारा से सुकून आ गया है तो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हैं कि उनकी डीमन क्वीन उनके पास वापस है और दोबारा उनके ऊपर राज कर रही है, जबकि ड्यूक फैमिली जो कि इसके खिलाफ थी वो खत्म हो चुकी है। तो लेकिन इस मीटिंग में भी जाउची वहाँ पर नहीं आया था क्योंकि जाउची अभी मेडिसिन बनाने की कोशिश कर रहा है, वो अभी भी मेडिसिन हाल में है और वहीं पर बैठकर अपने लिए पिल्स बनाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारा जाउची जहाँ पर एम्परर लेवल की पिल बना रहा है जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल पिल है, वो वहाँ पर पिल्स बनाने की कोशिश करता है लेकिन बार बार वहाँ पर धमाका होता है और उसकी पिल बनाने का जो एक्सपेरिमेंट होता है वो फेल हो जाता है क्योंकि पिल्स बनाना कोई इतना भी आसान काम नहीं है। एक्चुअली ये वाली पिल जिसे ड्यूक को बनाने में 50 साल लगते हैं, उनके क्लैन पूरे 50 साल में सिर्फ एक ही पिल बना पाता है और जाउची इन पिल काफी ज्यादा मिकदार में यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो हर बार जब वो फेल होता है तो वहाँ पर धमाका होता है, जाउची की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। जाउची कहता है अब तो मेरी पूरी की पूरी बिल्डिंग भी टूट गई है, यानी कि ये पूरा हाल भी टूट चुका है, पीछे बचा क्या है, लेकिन मैं यहाँ पर कोशिश करता रहूंगा, मुझे ये पिल बनानी है। हर बार वो फेल होता है। काफी बार फेल होने के बाद तकरीबन 15 दिन के बाद जाउची जिस हाल में बैठा होता है उसकी सारी की सारी दीवारें भी टूट जाती है, छत तो पहले से टूट चुकी थी। वहीं पर ग्राउंड के सेंटर में अपना कॉल्ड्रॉन लेकर बैठा होता है और उस कॉल्ड्रॉन के अंदर से काफी सारी फायर निकलती है। इस बार जाउची को लगता है कि वो बना लेगा। वहीं पर बैठे बैठे अपनी गोल्डन क्रो की फायर को यूज करते हुए कॉल्ड्रॉन के ऊपर अपनी गोल्डन फायर को एक्टिवेट करता है जिस ताकि वो अपनी पिल्स को फाइनल फॉर्म दे सके। तो गोल्डन क्रो की फायर के साथ जब वो कॉल्ड्रॉन को कवर करता है तो उसके अंदर जो पिल्स होती है बनना स्टार्ट होती है। थोड़ी देर के बाद उसके अंदर से बहुत सारी पिल्स निकलती है, वो सारी की सारी पिल्स बाहर की तरफ गिरती है। जाउची कहता है लगता है कि मैंने बना लिया और वो बड़ी स्पीड से ऊपर की तरफ निकलता है, जंप करते हुए उन सारी पिल्स को थैले के अंदर भर लेता है। जाउची कहता है मैंने तो बहुत सारी पिल्स बनाई हैं और सारी की सारी काफी अच्छी क्वालिटी की लग रही हैं। यहीं पर से इनके गार्डन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंडपा और उसके साथ साथ जाउची के डैड बैठे होते हैं। वो दोनों वहाँ पर बैठे आपस में बातें कर रहे होते हैं। जी के डैड कहते हैं मुझे लगता है कि हमें मैरिज प्रपोजल लेकर हंसिया फैमिली में जाना चाहिए और हीवन के साथ बात करनी चाहिए। हमें अपने बेटे जाउचुन के लिए उसकी बेटी का हाथ चाहिए क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ग्रैंडमा उसे कहते हैं ये बात तो ठीक है मैं तुम्हारे साथ वहाँ पर चलूंगा उसकी बेटी का रिश्ता लेने के लिए, लेकिन जाउची के बारे में क्या जाउची के लिए मैं जहाँ पर तुम्हें अच्छी अच्छी लड़कियां दिखाऊं कि ये बच्चा भी हमारा बहुत ज्यादा स्पेशल है तो इसकी शादी के बारे में भी सोचना चाहिए। तो इसी वक्त हमारा जाउची भी वहाँ पर दरवाजे को खोलकर अंदर आ जाता है। जाउची दरवाजे को किक मार के अंदर आता है तो वो दोनों गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कौन है यहाँ पर, किसने हमारे दरवाजे को किक मारी। तो जाउची अंदर आती है, उनसे कहता है ग्रैंडपा फादर ये मैं हूँ। दोनों जाउची की ये वाली हालत देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि जाउची की हालत काफी ज्यादा बुरी होती है। बनाने के बाद उसने बार बार वहाँ पर धमाके होते हैं जिसकी वजह से सुधार के कपड़े भी फटे होते हैं। जाउची ने उन सारी पिल्स को एक बड़े से थैले में भर लिया होता है और उनसे कहता है मैंने सुना है कि आप अपने जाउचुन के लिए शादी का प्रपोजल लेकर जाने वाले हैं, क्योंकि मैं उसका बड़ा भाई हूँ इसी वजह से मैंने उसके लिए शादी का गिफ्ट तैयार किया है। ये उसका शादी का गिफ्ट है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 180 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे जाउची की शादी होगी वो भी डीमन क्वीन के साथ। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 181 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जाउची बहुत सारी पिल्स बनाने के बाद उन्हें एक थैले में भरता है और अपने ग्रैंडपा और फादर के पास चला जाता है। उनसे कहता है मैंने सुना है कि आप जाउची उनकी मैरिज प्रपोजल लेकर अपन फैमिली में जाने वाले हैं, तो ये मेरी तरफ से उसके लिए तोहफा है क्योंकि मैं उसका बड़ा भाई हूँ। हमारा जाउची सोच रहा होता है क्योंकि बहुत ही जल्दी मैं स्काई परफॉर्म ग्राउंड में वापस जाने वाला हूँ, इसी वजह से यहाँ पर इनको तोहफा देकर तो जाना पड़ेगा। जाउची अपने उस बड़े से थैले को उनके सामने रख देता है। ग्रैंडपा और फादर दोनों ही उस थैले की तरफ देखकर कहते हैं इसके अंदर क्या है। तो जाउची इसको खोलता है तो उसके अंदर बहुत सारी पिल्स रखी होती है। वो इतनी सारी पिल्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहते हैं सारी की सारी पिल्स तो एम्परर लेवल की पिल्स हैं, इन सारी पिल्स को तुम कहाँ से लेकर आए हो। जाउची भी उनसे कहता है क्या वाकई में ये बहुत ज्यादा खास पिल्स हैं। पूरे 15 दिन तक बहुत ज्यादा मेहनत किया और उसके बाद जाके मैंने इन पिल्स को बनाया। हालांकि जिस हाल में बैठकर मैं इन पिल्स को बना रहा था वो हाल भी डिस्ट्रॉय हो गया है। फादर उसे कहती हैं तुम अभी भी ये कह रही हो कि क्या ये वाकई में बहुत ज्यादा खास पिल्स हैं। ये बहुत ज्यादा खास पिल्स हैं। ग्रैंडपा हंसते हुए उसे कहती हैं अगर हमारे ड्यूक बाउकिंग को इस बारे में पता चल गया कि तुमने सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में एम्परर परफॉर्म ग्राम की पिल्स को बना लिया है, वो तो बेचारे सुसाइड कर लेंगे क्योंकि उनका क्लैन पूरे 50 साल लगाता है सिर्फ और सिर्फ एक पिल को बनाने के लिए और तुमने 15 दिन में इतनी सारी पिल्स बना दी हैं। जाउची कहता है वैसे मैं यहाँ पर आने से डर रहा था क्योंकि मैंने उस पूरे के पूरे हाल को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो मुझे लगा कि यहाँ पर आने के बाद आप मुझे यहाँ पर गुस्सा करेंगे, मुझे डांटेंगे कि मैंने आपके पूरे हाल को डिस्ट्रॉय कर दिया। लगता है कि मैंने यहाँ पर काफी अच्छी चीज बनाई है। और ग्रैंडफादर दोनों एक दूसरे से कह रहे होते हैं, एक कहता है तुम्हारा पोता बहुत ज्यादा अच्छा है, कहता है तुम्हारा बेटा वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है। कहीं से हमारा नेक्स्ट सीन जोड़े का दिखाया जाता है। जाउची अपनी होने वाली वाइफ के पास जाता है, वो दोनों छत के ऊपर खड़े होते हैं बड़े से चांद के सामने रोमांटिक से सीन में। डीमन क्वीन जाउची से कहती है क्या तुम्हारा वापस जाना जरूरी है, क्या तुम यहाँ पर नहीं रुक सकते। जाउची से कहता है मेरा वापस जाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि टियानशान कॉन्टिनेंट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मुझे परवाह है और वो सभी लोग मेरी परवाह करते हैं। यहाँ पर डीमन इल्यूजनरी राम में आए हुए पूरे 3 साल हो चुके हैं, अब तो मुझे वापस
लाजमी जाना चाहिए। डीमन क्वीन उसे कहती है अच्छा ठीक है तुम वापस जा सकते हो। जाओची उसे कहता है जब मैं यहाँ से वापस अपने स्काई परफॉर्म ग्राउंड में चला जाऊंगा कहते हैं क्या तुम मुझे मिस करोगी। डीमन क्वीन उसे कहती है नहीं मैं तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करूंगी। जबकि हमारा जाओची उसे कहता है तुम्हारा तो मुझे पता नहीं लेकिन मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करूंगा। डीमन क्वीन की बात सुनने के बाद शर्माना शुरू कर देती है। जबकि उसी वक्त हमारा जाओची आगे बढ़ता है और उसे किस कर देता है। यहाँ पर रात गुजरने के बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है डीमन पैलेस से। डीमन क्वीन लेकर जा रही है। डीमन क्वीन अपने घोड़े के ऊपर बैठकर बिल्कुल लड़के की तरह जिस तरह लड़का अपनी दुल्हन को लेने के लिए जाता है ये अपने दूल्हे को लेने के लिए जून फैमिली में जाती है। डीमन क्वीन की बारात जब जून फैमिली की बाहर पहुंचती है तो वो सभी लोग देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। डीमन क्वीन यहाँ पर मैरिज प्रपोजल लेकर आती है और उसके बाद जाओची और डीमन क्वीन दोनों की शादी हो जाती है। दोनों की शादी की वजह से पूरे के पूरे किंगडम को बहुत बड़ा झटका लगता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कुछ लोग बिल्कुल भी खुश नहीं होते। लेकिन इन दोनों की शादी करने की वजह से अब यून फैमिली का स्टेटस पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है क्योंकि अब ये दोनों आपस में एक रिलेशन में बन चुके हैं। शादी होने के बाद इनके रूम के अंदर का सीन तो नहीं दिखाया जाता लेकिन बाहर का सीन दिखाया जाता है। इनके रूम के अंदर वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। जाओची अपनी वाइफ से कहता है क्या तुम्हें भूख लगी है, क्या तुम्हें प्यास लगी है, अगर लगी है तो फिर बताओ मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आता हूँ। लेकिन उसकी वाइफ उसे कहती है नहीं नहीं मुझे भूख प्यास नहीं लगी, तो बस यहाँ से भागने का बहाना ढूंढ रहे हो, चुपचाप यहीं पर बिस्तर पर पड़े रहो, अभी 10 बार और करना है। हमारा जाओची जल्दी से दरवाजा खोलता है और भागते हुए बाहर निकलता है और कहता है प्लीज कोई तो मेरी मदद करो वरना ये मेरी वाइफ तो मुझे मार ही डालेगी। हमारा जाओची चिल्लाता हुआ भागता हुआ वहाँ से बाहर निकल आता है क्योंकि यहीं पर जिन फैमिली के मेन हाल में जाओची के फादर और उसके साथ अंकल व्हाइटियन बैठे होते हैं। अंकल व्हाइटियन अपने पैट्रियार्च से कहते हैं पैट्रियार्च इस बार के तो बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, इस बार मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स रिसीव हुए हैं। जाओची और डीमन क्वीन की शादी पर हमें बहुत सारा खजाना मिला है यानी कि सभी लोगों ने हमें गिफ्ट्स भिजवाए हैं और बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा हुआ है। तो उसे कहते हैं अच्छा ठीक है और बताओ कितना ज्यादा पैसा है। दरवाजा खुलता है और जाओची भी वहाँ पर पहुंच जाता है और वो लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है जैसे कि वो भागकर वहाँ पर आया हो। अदर और उसके अंकल जाओची की तरफ देखते हैं तो जाओची बेचारा कांपते हुए घुटनों के साथ वहाँ पर आता है। उसकी टांगे बेचारे की कांप रही होती है, लगता है कि उसने अपनी फैक्ट्री को कुछ ज्यादा ही यूज कर दिया है। जाओची वहीं पर आकर उनके साथ टेबल पर बैठ जाता है, पानी उठाता है और पीना स्टार्ट करता है। साथ ही वो उनसे कहता है लगता है कि फाइनली मुझे भी कुछ रिलैक्स करने को मिलेगा। जबकि फादर और अंकल दोनों हंसना शुरू कर देते हैं जैसे कि उन दोनों को पहले से पता है कि इस बेचारे के साथ क्या हो रहा है। जाओची उन दोनों से कहता है डैड ग्रेट एल्डर आप लोग यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हैं। फादर कहते हैं व्हाइटियन तुम इसको बताते क्यों नहीं, क्योंकि जाओची यहाँ पर वापस आ गया है तो इसे बताओ कि इसकी शादी पर कितने ज्यादा गिफ्ट्स इकट्ठे हुए हैं। तो व्हाइटियन उसे कहते हैं मेरी रिंग के अंदर इस वक्त वो सारे के सारे गिफ्ट्स हैं जो कि तुम दोनों की शादी के ऊपर आसपास के इलाकों से भेजे गए हैं। सभी क्लैन मेंबर्स ने तुम्हारे लिए गिफ्ट्स भेजे हैं और ये गिफ्ट्स बहुत ज्यादा हैं क्योंकि पूरे के पूरे डीमन ल्यूशनरी राम से डीमन क्वीन के लिए गिफ्ट्स भेजे गए हैं। इसमें मेरे पास जो तलवारें हैं वही 1000 से ज्यादा हैं। बहुत सारी ऐसी तलवारें हैं जो कि एम्परर परफॉर्म राम की है, बहुत सारी सेंट लेवल की हैं और बहुत सारी स्काई परफॉर्म राम की तलवारें हैं। जाओची भी ये बात सुनते ही बहुत सा हैरान होता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि इन लोगों ने हमें बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारी तलवारें हैं। उसी वक्त लिटिल हॉन्ग को भी दिखाते हैं। लिटिल हॉन्ग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है इसका मतलब मुझे बहुत ही डिलीशियस खाना मिलने वाला है, सारी की सारी तलवारें तो मुझे चाहिए क्योंकि मुझे इन्हें खाना है। जाओची कहता है अच्छा ठीक है फिर मैं तुम्हारे लिए तलवारें ले लेता हूँ। जाओची अपने डैड से कहता है डैड ग्रेट एल्डर पास खजाने में जितनी भी तलवारें हैं वो सारी की सारी तलवारें मुझे दे दें, बाकी का सारा खजाना आप लोग खुद ही मैनेज कर सकते हैं, वो सारे गिफ्ट्स आपके हुए। ग्रेट अंकल उसे कहते हैं क्या वाकई में तुम सच कह रहे हो। जाओची कहता है हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। वो उसे कहते हैं चलो फिर ठीक है बाद में पछताना मत। जाओची कहता है मैं क्यों पछताऊंगा। तो ग्रेट अंकल अपनी रिंग को ओपन करते हैं तो उसके अंदर से खजाना बाहर निकलता है और खजाने का पूरा ढेर लगा होता है। तो एक माउंटेन के बराबर इतना ज्यादा खजाना होता है, इतने सारे लोगों ने गिफ्ट्स भेजे होते हैं। जाओची कहता है अब लगता है कि मैं वाकई में पछताने वाला हूँ, मैंने सिर्फ इनसे तलवारें मांगी हैं जबकि बाकी खजाना तो बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट सीन फिर से हमारे जाओची के रूम का दिखाया जाता है। जाओची अपने कपड़े पहन लेता है और अपनी वाइफ से कहता है अब मुझे जाना होगा, मैं स्काई परफॉर्म राम में जाने वाला हूँ, तुम्हें यहीं पर छोड़कर अपना बहुत सा ध्यान रखना होगा। मैं बहुत ही जल्दी डीमन ल्यूशनरी राम में वापस आऊंगा तुम्हारे पास तुमसे मिलने के लिए, फिलहाल के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो उसकी वाइफ उसे कहती है ठीक है तुम भी अपना ध्यान रखना, लेकिन वहीं पर बिस्तर पर बैठी बैठी वो रोना शुरू कर देती है। नेक्स्ट सीन जुन फैमिली की जुन सैंक्चुरी का दिखाया जाता है। जाओची तैयार होने के बाद जुन सैंक्चुरी में पहुंच जाता है जहाँ पर ये लोग फॉर्मेशन को ओपन करके इसको टेलीपोर्ट करने वाले हैं। जाओची की मॉम डैड और ग्रैंडपा और बाकी के सभी लोग भी वहीं पर होते हैं। जाओची उन सभी लोगों से कहता है इस बार मैं वापस जा रहा हूँ, आप सभी लोग मुझे ज्यादा मिस मत करना क्योंकि आपको पता है कि मैं वापस आने वाला हूँ, बहुत ही जल्दी यहाँ पर आप लोगों से मिलने के लिए वापस आऊंगा। मदर आगे बढ़ती है और उसे कहती है स्काई परफॉर्म राम बहुत ज्यादा खतरनाक है, वहाँ पर तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, वहाँ पर बहुत ही पावरफुल दुश्मन है। जाओची उनसे कहता है मोम आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब आपका बेटा भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मामा जी आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं बच्चे अगली बार जब तुम वापस आओगे तो हम दोनों बैठकर बहुत ज्यादा ड्रिंक करेंगे तक हम दोनों टल्ली नहीं हो जाते। जाओची मामा जी से कहता है हाँ क्यों नहीं मामा जी, अगली बार जब मैं आऊंगा तो हम दोनों पियेंगे। बस जाओची से कहते हैं बेटा एक बात को हमेशा याद रखना, जब भी तुम दूसरी दुनिया से थक जाओ तब इस बात को याद रखना कि यहाँ पर तुम्हारा घर है और अपने घर वापस चले आना जब भी तुम्हें स्पून की तलाश हो। फादर भी उसे कहती है जब तक हमारी जुन फैमिली का आखिरी मेंबर जिंदा है हमारी पूरी की पूरी जुन फैमिली तुम्हें फॉलो करेगी, तुम हमेशा घर वापस आना। जाओची सभी की बातें सुनने के बाद रोना शुरू कर देता है और साथ ही बहुत ज्यादा खुश भी होता है और कहता है ठीक है मुझे आप सभी की बात की समझ आ गई। इसी वक्त उसका छोटा भाई और साथ में उसकी होने वाली वाइफ यानी कि उसकी मंगेतर दोनों भागते हुए वहाँ पर आते हैं। उसे कहते हैं जरा रुको, अगर तुम दूसरी दुनिया में जाने वाले हो तो हम दोनों भी तुम्हारे साथ जाएंगे। और किकी ने फैसला किया है कि हम दोनों तुम्हारे साथ वहाँ पर जाएंगे। जाओची उनकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है। जाओची उनसे कहता है मैं वैसे वहाँ पर जाकर अपने फादर के होम टाउन को देखना चाहता हूँ, मुझे पता है कि मेरे फादर मार चुके हैं लेकिन मैं उनकी फैमिली को तो देख ही सकता हूँ। किकी उसे कहती है मुझे तो बस दूसरी दुनिया को जाकर देखना है इसलिए मैं भी तुम लोगों के साथ जाऊंगी। फर्स्ट ब्रदर भी वहीं पर आ जाता है और कहता है मैं किकी को वहाँ पर अकेले नहीं भेज सकता, फादर इसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, इसी वजह से मैं भी तुम्हारे साथ ही वहाँ पर जाऊंगा ताकि मैं अपनी बहन की और तुम लोगों की रक्षा कर सकूं। जाओची कहता है फर्स्ट प्रिंस इस वक्त एम्परर परफॉर्म ग्राउंड के 8th लेवल पर है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये हमारे अच्छे गार्डियन बन सकते हैं इसलिए ठीक है ये भी हमारे साथ ही चलेंगे। फर्स्ट ब्रदर उसे कहते हैं ब्रदर जुन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, हम दोनों बहुत ही अच्छे भाई बन सकते हैं, हम दोनों रास्ते में आपस में फायर करके अपने एक्सपीरियंसेस को भी शेयर कर सकते हैं। जाओची कहता है काफी ज्यादा देर हो चुकी है, चलो जल्दी से हम लोग यहाँ से निकलते हैं और दूसरी दुनिया में चलते हैं। माना जाओची वहीं पर चुटकी बजाता है, जैसे वहाँ पर चुटकी बजाता है तो आसमान पर बिजलियां चमकती है और उसके साथ ही उसकी बड़ी सी शिप वहाँ पर अपीयर होती है।
जाउची अपनी प्रीमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क को वहाँ पर अपीयर करता है क्योंकि उसने हांग को बहुत सारी तलवारें खाने को दी है जिसकी वजह से उसकी एनर्जी रिचार्ज हो चुकी है। मुझे अपनी बड़ी सी प्रोफाउंड आर्क को चला सकता है। सभी लोग देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं हमारा बेटा तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, इतनी बड़ी प्रोफाउंड आर्क को अपने पास छुपा कर रखा हुआ है, पता नहीं इसके पास और कौन कौन से सीक्रेट्स हैं। जाउची उन सभी लोगों से कहता है जल्दी से रेडी हो जाओ, अपनी स्पिरिट को स्टेबल करो, हम लोग ऊपर जाने वाले हैं इस बड़ी सी शिप में। वो उसे कहते हैं ठीक है और फिर वो सभी लोग ऊपर जाना स्टार्ट करते हैं। बड़ी सी प्रोफाउंड शिप के अंदर से लाइट निकलती है जो इनको अपने अंदर खींच कर ले जाती है। बड़ी सी प्रोफाउंड शिप आगे की तरफ चलना स्टार्ट करती है, टाइम एंड स्पेस में ट्रैवल करते हुए हाइपरफॉर्म कॉन्टिनेंट की तरफ निकल पड़ती है। जबकि डीमन क्वीन छत पर खड़ी है, सब कुछ देख रही होती है और कहती है ये क्वीन हमेशा तुम्हें याद रखेगी और तुम्हारा इंतजार करेगी कब तुम वापस आओगे मेरे प्यारे हस्बैंड। इसे हमारा नेक्स्ट सीन स्काई परफॉर्म कॉन्टिनेंट का दिखाया जाता है। स्काई परफॉर्म कॉन्टिनेंट में लास्ट टाइम आपको याद होगा कि फिनिक्स एम्पायर वालों ने इनके ऊपर अटैक किया था और ये अटैक अभी तक जारी होता है, उनकी फाइट अभी तक चल रही होती है। हालांकि उन लोगों ने इंपीरियल सिटी को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया हुआ है। ब्लूविंड सिटी के बहुत सारे हिस्सों को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया और बहुत सारे क्लैंस के ऊपर अटैक करने के बाद बहुत सारे लोगों को मार दिया है। यहीं पर एक क्लैन जिसका नाम यीशुई टाउन होता है उसको दिखाया जाता है। की शिप उस बड़े से टाउन के ऊपर अपीयर होती है। जैसे वो लोग वहां पर निकलते हैं तो नीचे तो आग लगी होती है, पूरे का पूरा टाउन बर्बाद हो चुका है, सभी लोग मर चुके हैं। अवची बहुत सा खुश होता है और कहता है फाइनली मैं अपने स्काई परफॉर्म कॉन्टिनेंट में वापस आ गया, ये मेरा घर है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरा घर कितना खूबसूरत है। जैसे वो सामने देखते हैं फर्स्ट ब्रदर उसे कहता है क्या ये वाकई में तुम्हारा टियानजन कॉन्टिनेंट है? यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ पर तो बुरी तरह से तबाही मची हुई है। जाउची भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि पूरे का पूरा टाउन ही वहाँ पर जल रहा होता है, सभी लोगों की वहाँ पर लाशें पड़ी होती हैं। जाउची कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इस सबको हुआ क्या है? वहीं पर हमारे जाउची को एक बड़ा सा फायर बर्ड भी दिखाई देता है जो कि डिवाइन फिनिक्स होता है। जाउची कहता है ये तो डिवाइन फिनिक्स एम्पायर वालों का फिनिक्स है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है? लगता है कि जब मैं यहाँ पर नहीं था डिवाइन फिनिक्स एम्पायर वालों ने ब्लूविंड सिटी के ऊपर अटैक किया होगा, तो पूरे के पूरे किंगडम को ही बर्बाद कर दिया है। वो अपनी शिप से कहता है बड़ी स्पीड के साथ मुझे मेन पैलेस की तरफ लेकर चलो, मुझे जाकर अपनी वाइफ को देखना होगा कि वो किस हाल में है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 181 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 182 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा जाउची अपने दोस्तों के साथ जब अपने स्काई परफॉर्म कॉन्टिनेंट में वापस आता है तो वहां पर आकर उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो तबाही मची हुई है। ब्लूविंड एम्पायर में हर एक सिटी के ऊपर अटैक हुआ होता है और हर एक सिटी में तबाही मची होती है और ये सब कुछ डिवाइन फिनिक्स एम्पायर वालों ने किया होता है। जाउची अपनी लिटिल हॉन्ग से कहता है इस कश्ती को बड़ी स्पीड के साथ ब्लूविंड कंट्री के इंपीरियल सिटी की तरफ ले चलो, मैं अपनी वाइफ को जाकर देखना चाहता हूँ कि उसका क्या हाल है। तो वो बड़ी स्पीड के साथ ब्लूविंड इंपीरियल सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं। साथ ही जाते हुए हमारा जाउची काफी ज्यादा गुस्से में भी होता है और सोच रहा होता है अगर ब्लूविंड इंपीरियल सिटी में मेरी वाइफ को जरा सी भी खरोच आई हुई फिर मैं डिवाइन फिनिक्स एम्पायर के किसी एक भी मेंबर को नहीं छोड़ने वाला, मैं सभी को चुन चुन कर मारूंगा और पूरे के पूरे डिवाइन एम्पायर को ही बर्बाद कर दूंगा। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन ब्लूविंड इंपीरियल सिटी का दिखाया जाता है। ब्लूविंड इंपीरियल सिटी में गार्ड्स जो होते हैं वो तो काफी अर्सा से फाइट कर रहे हैं क्योंकि पिछले 3 साल से ये लोग यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। गार्ड्स इतने ज्यादा बचे नहीं है। प्रिंसेस खुद भी यहाँ पर मैदान में होती है और फाइट कर रही होती है, यानी कि वो भी अपनी लास्ट मोमेंट्स पर होती है। तो इतनी ज्यादा फाइट करने के बाद वो भी काफी ज्यादा थक चुकी है। प्रिंसेस यहाँ पर अपने हाथ में तलवार लेकर खुद से सभी लोगों के साथ फाइट कर रही होती है। उसी वक्त एक सोल्जर पीछे वाली साइड से उसके ऊपर अटैक करता है, जबकि प्रिंसेस उसकी तरफ देखती है और अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करती है और सोल्जर को मार देती है। इसी वक्त 2 सोल्जर्स जो कि इसके अपनी साइड से होते हैं वो भागते हुए प्रिंसेस के साथ आकर खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं प्रिंसेस हम हर हाल में तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारे साथ जिएंगे, तुम्हारे साथ ही मरेंगे। जबकि यहीं पर दूसरी आर्मी का कैप्टन भी होता है। वो कैप्टन कहता है तुम लोगों की ये वाली हालत देखकर तो किसी भी दूसरे इंसान की आंखों में आंसू आ जाए। तुम सभी गार्ड जो के बचे कुचे हुए 2-3 गार्ड्स बच गए हो, अपनी प्रिंसेस को इस हद तक बचाना चाहते हो कि अपनी जान देने को तैयार हो। हालांकि तुम सभी लोगों को पता है कि तुम लोग हमारी 3 लाख की आर्मी के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाओगे। तुम लोगों ने मेरी आर्मी के बहुत सारे लोगों की जान लिया, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर तरस खा के छोड़ने वाला तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम एक लड़की क्यों ना हो, तुम्हें मारा जाएगा। चलो देखते हैं कि तुम प्रिंसेस यहाँ पर मेरे 3 लाख सोल्जर्स के अटैक्स को कब तक ब्लॉक करके रख सकती हो। पास अभी भी पूरे 3 लाख सोल्जर्स की आर्मी है। जबकि उसी वक्त 3 पावरफुल कल्टिवेटर्स आगे बढ़ते हैं और अपने कैप्टन से कहते हैं कैप्टन हमें आगे जाने दो, हम लोग इस प्रिंसेस को जिंदा पकड़ कर लाते हैं। जबकि तीसरा कहता है काफी ज्यादा मजा आएगा, हम लोग उस प्रिंसेस को जिंदा पकड़ कर ले आएंगे, बस हमें वहाँ पर जाने दो। जबकि प्रिंसेस के साथ जो 2 सोल्जर्स होते हैं वो निकाल देते हुए कहते हैं कमीनों कहीं तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारी प्रिंसेस के बारे में इस तरह बात करने की, हमारी प्रिंसेस को इस तरह शर्मिंदा नहीं कर सकते, तुम लोग मरना चाहते हो तो आ जाओ। और वो भी उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे वो दोनों गार्ड्स उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं उसी वक्त वो कैप्टन अपनी तलवार को निकालता है और बड़ी स्पीड के साथ एक गार्ड बेचारे की गर्दन काट देता है। उनमें से एक गार्ड को मार देता है, जबकि दूसरे वाला गार्ड जो कि प्रिंसेस के पास खड़ा होता है वो भी वहीं पर खड़े खड़े मर जाता है क्योंकि उसने दूर से स्लैश लगाई होती है। उस गार्ड की बॉडी के ऊपर स्लैश लगने के बाद वो प्रिंसेस से कहता है प्रिंसेस मुझे इस बात पर फख्र है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा आखिरी दम तक साथ देख पाया हूँ, और वहीं पर वो गिरकर मर जाता है। कैप्टन प्रिंसेस से कहता है प्रिंसेस अब तुम्हें कैसा लग रहा है? अब तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अकेली रह गई हो, क्या तुम्हें अब महसूस हो रहा है कि अपने लोगों के मरने पर कैसा महसूस होता है? तुमने हमारे बहुत सारे सोल्जर्स की जान ली है। साथ ही वो हंसना शुरू कर देता है, कहता है अब तुम्हें कैसा लगा? अब तुम्हें पता चलेगा कि हमारे डिवाइन फिनिक्स एम्पायर को एंड करने का मतलब क्या होता है। अगर तुम चुपचाप हमारी डिमांड्स को मान लेती तो ये सब कुछ नहीं होता, हम तुम्हारे पर अटैक नहीं करते और तुम्हारे लोगों को नहीं मरना पड़ता। प्रिंसेस अपनी तलवार उठाती है और उन सभी की तरफ देखते हुए कहती है तुम सभी लोगों को मरना होगा, तुम सभी में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ोगे क्योंकि तुमने मेरे लोगों की जान ली है। और वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। प्रिंसेस जब अपनी फुल पावर के साथ अपनी तलवार को घुमाते हुए कैप्टन के ऊपर अटैक करती है, बाकी के सभी लोग भी चिल्लाकर अपने कैप्टन से कहते हैं कैप्टन बहुत सा होशियार रहना, ये प्रिंसेस है, इसके पास कोई ना कोई ट्रिक हो सकती है। जबकि कैप्टन अपनी सिर्फ 2 उंगलियों के साथ ही प्रिंसेस की तलवार को वहाँ पर ब्लॉक कर लेता है। खुद भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है। कैप्टन क्योंकि एम्परर परफॉर्म राउंड का एक एक्सपर्ट है, वो बड़ी आसानी के साथ अपनी 2 उंगलियों में उसकी तलवार को पकड़ने के बाद उंगलियों को मोड़ते हुए उसकी तलवार को 2 हिस्सों में तोड़ देता है। साथ ही वो प्रिंसेस को पीछे की तरफ दिखा देता है, जिससे प्रिंसेस पीछे वाली दीवार के साथ जाकर टकराती है और जख्मी होकर वहीं पर गिर जाती है। प्रिंसेस के वहाँ पर गिरने के बाद वो वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर देती है।
देती है। उसका आंसू उसके हाथ के ऊपर गिरता है। प्रिंसेस कहती है फादर मैं आपकी इस गैंगलैंग सिटी को नहीं बचा पाई, ब्लू विंड इंपीरियल सिटी और ब्लू विंड फैमिली को नहीं बचा पाई। साथ ही वो हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है लेकिन मेरे हस्बैंड मैं तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ क्योंकि तुम मुझसे पहले मर चुके हो, इसी वजह से अब मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। इसे शायद अभी तक इस बारे में नहीं पता कि जाओची अभी तक जिंदा है। लास्ट टाइम इसके पास जो खबर आई थी कि वो प्रीमोर्डियल आग के अंदर जाकर फंस गया और वहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए वो वहाँ पर मर गया होगा। कैप्टन यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि प्रिंसेस ने यहाँ पर हार मान लिया। वो अपने लोगों से कहता है जल्दी से पैलेस के अंदर चले जाओ, पैलेस के ऊपर कब्जा कर लो, जो भी काम की चीजें वो रख लो, बाकी के सभी लोगों को मार डालो, जो भी वहाँ पर छुपा हुआ मिले उसको भी मार डालना और इस पैलेस के ऊपर ब्लू विंड इंपीरियल सिटी का झंडा उतार दो और साथ ही हमारे डिवाइन फीनिक्स सिटी का झंडा लगा दो। तो वो सारे के सारे सोल्जर वहाँ पर अपने डिवाइन फीनिक्स एम्पायर के नाम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि उन्होंने इस बड़ी जंग को जीत लिया है। कैप्टन बहुत ज्यादा खुश होता है और सोच रहा होता है इस बार अब जबकि हमने यहाँ पर प्रिंसेस को हरा दिया है और हमने पैलेस के ऊपर भी कब्जा कर लिया है, इसका मतलब जब मैं डिवाइन फीनिक्स एम्पायर में वापस जाऊंगा तो मेरी की फैमिली का नाम बहुत ज्यादा राइज करने वाला है। मुझे यहाँ पर से भी काफी सारा लूट का सामान मिलने वाला है, जबकि जब मैं यहाँ से वापस जाऊंगा तो मेरी की फैमिली को रिवार्ड के तौर पर बहुत सारा और माल मिलेगा। ये लोग अभी यहीं पर खड़े होते हैं कि उसी वक्त वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। कैप्टन के पीछे एक बहुत ही पावरफुल धमाका होता है। वहाँ पर उसके पीछे जितने सोल्जर्स होते हैं वो सारे के सारे एक ही धमाके में मारे जाते हैं। कि यहाँ पर हमारा जाओची आ चुका है। जाओची यहाँ पर आने के बाद अपनी वाइफ के पास जाता है, अपनी वाइफ को उठा लेता है। उसके सामने अब काफी सारे एक्सपर्ट्स होते हैं क्योंकि उसने छोटे सोल्जर्स को तो मार दिया है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर पावरफुल एम्पर परफॉर्म के एक्सपर्ट्स ही बचे हैं, वो सारे उसकी तरफ ही देख रहे होते हैं। जाओची उनसे कहता है तुम्हारे डिवाइन फीनिक्स सेक्टर को मैं बिल्कुल भी नहीं माफ करने वाला, तुम्हारे सेक्टर का कोई एक मेंबर भी जिंदा नहीं बचेगा। और हमारा जाओची अपनी वाइफ को उठाता है, बड़ी स्पीड से जंप करते हुए अपने प्रीमोर्डियल परफॉर्म आर्क के ऊपर चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद वो किकी से कहता है सिस्टर किकी मैं चाहता हूँ कि तुम इसका ध्यान रखो, की हालत काफी ज्यादा खराब है, क्या तुम इसका ख्याल रख पाओगी? किकी उसे कहती है हाँ क्यों नहीं ब्रदर, मैं इसका ख्याल रख लूंगी। वहाँ पर जो दूसरे पावरफुल कल्टिवेटर्स होते हैं उनमें एक बहुत ही पावरफुल मास्टर होता है, वो कहता है हमारे यहाँ पर स्काई परफॉर्म कॉन्टिनेंट में ये बंदा कहाँ से आया है जिसने आकर हमारे इतने सोल्जर्स को मार दिया और बैटल में इंटरफियर कर रहा है। दूसरा एल्डर कहता है क्या यहाँ पर वाकई में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान है जो कि हमारे इतने सारे सोल्जर से फाइट कर रहा है? लगता है कि इस कल्टिवेटर का जिंदगी से जी भर गया है और जो मरने के लिए यहाँ पर आया है। फर्स्ट प्रिंस और ब्रदर जाओ जुन दोनों वहीं पर खड़े होते हैं, वो लोग भी इन सारे पावरफुल कल्टिवेटर्स की तरफ देख रहे होते हैं। जबकि हमारा जाओची वाइफ को शिप के ऊपर छोड़ने के बाद बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर्स को रिलीज करता है। अब जहाँ पर उसके पास डिवाइन फीनिक्स की पावर है उसके साथ साथ उसके पास गोल्डन क्रो की फायर पावर भी है, दोनों पावर्स को एक साथ रिलीज करता है और साथ ही उड़ता हुआ उन सभी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अपना मास्टर हमारे जाओची की तरफ देखता है और उसे कहता है लड़की तुम्हारी कल्टिवेशन को देखकर तो लगता है कि तुम एम्परर परफॉर्म राउंड के फर्स्ट लेवल पर हो, तुम इतने ज्यादा क्रूल कैसे हो सकते हो कि तुमने यहाँ पर हमारे 3 लाख सोल्जर्स को सिर्फ एक ही झटके में मार डाला। जाओची बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, वो उसे कहता है अभी तो सिर्फ 3 लाख सोल्जर्स को मारा है तो तुम्हारे पूरे के पूरा डिवाइन फीनिक्स एम्पायर को बर्बाद करना बाकी है। मैं चाहे यहाँ पर तुम मिलियंस के हिसाब से सोल्जर्स क्यों ना लेकर आ जाओ, मैं सभी को मार डालूंगा। दूसरे मास्टर अपने हाथ में अपनी पावर को रिलीज करते हैं और कहते हैं लड़के तुम पागल हो चुके हो, लगता है कि तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा, और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं हमारे जैसा एक एम्परर परफॉर्म राउंड के फर्स्ट लेवल का लड़का हमारे सामने क्या कर पाएगा, चलो देखते हैं। और वो जाओची के करीब पहुंचने के बाद उसकी तरफ अपने पंच को करते हुए पावर को रिलीज करते हैं और उनसे कहते हैं चलो देखते हैं कि तुम मेरे पंच को कैसे अवॉइड करते हो। कि हमारा जाओची उसके पंच के बिल्कुल सामने खड़ा होता है और वहीं पर वो अपने हाथ में अपनी तलवार निकालता है और सामने की तरफ एक स्लैश लगाता है। उस मास्टर की फायर पावर को वहीं पर सेंटर से 2 हिस्सों में काट देता है। देखकर तो वो मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, फिर मैंने जहाँ पर अपनी 100% पावर को नहीं यूज किया तो कम से कम 70% पावर को तो यूज किया था, लेकिन फिर भी ये लड़का जो कि फर्स्ट लेवल पर है ये मेरी पावर को ऐसे कैसे काट सकता है। हमारा जाओची फिर से उन लोगों से कहता है जिसने भी यहाँ पर मेरी वाइफ को नुकसान पहुंचाया और मेरे किंगडम के लोगों की जान ली है उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, तुम सभी को मरना होगा। जाओची बड़ी स्पीड के साथ उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जाओची उनसे कहता है तुम सभी लोग अगर यहाँ से भागकर भी जाना चाहोगे तभी तुम्हारे पास भागने का मौका नहीं होगा क्योंकि मैं तुम्हें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। वो बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है। वहाँ पर जो एल्डर्स होते हैं जो कि रास्ते में उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं वो उनके ऊपर सिर्फ एक ही तलवार की स्ट्राइक लगाता है और आगे गुजरता जाता है और जिसको भी अपनी तलवार से वो स्ट्राइक लगाता है वो वहीं पर मर जाता है। हमारे जाओची ने जहाँ पर बहुत सारे एल्डर्स को मार दिया है जबकि बाकी ये सभी एल्डर्स बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो एक डीमन है, इसकी कल्टिवेशन लेवल तो सिर्फ एम्परर परफॉर्म रैंक के फर्स्ट लेवल पर है, फिर ये ऐसे कैसे कर सकता है, ये हमारे जैसे पावरफुल कल्टिवेटर्स को इतनी आसानी से कैसे मार सकता है। हमारा जाओची कहता है अभी तो तुम्हारे बहुत ही थोड़े लोग मरे हैं, तुम्हें बाकी सभी लोगों को भी मरना होगा। तो जाओची वहीं पर अपनी डिवाइन फीनिक्स की पावर को रिलीज करता है। वो डिवाइन फीनिक्स की पावर को रिलीज करता है तो उसके साथ साथ गोल्डन क्रो भी होता है। सभी देखने वाले और भी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं ये लड़का यहाँ पर रियल डिवाइन फीनिक्स गार्ड की पावर्स को रिलीज कर रहा है और उसके साथ साथ डिवाइन फीनिक्स की फायर के अंदर गोल्डन क्रो की फायर भी एडेड है। गोल्डन क्रो की फायर के बारे में हमने सुना है कि वो लेजेंडरी फायर है और बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, एक लड़की के पास 2 डिवाइन गार्ड्स की पावर कैसे हो सकती है, इस लड़की के पास तो दोनों गार्ड्स की पावर्स है। तो जाओची अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद फायर पावर के साथ ही उनके ऊपर अटैक करता है, जबकि वो बुड्ढा मास्टर अपने बाकी के बचे हुए एल्डर से कहता है चलो जल्दी से अपनी पावर्स को कंबाइन करो, जहाँ पर हमें एक शील्ड बनाना होगी ना जी अपनी फायर के साथ हमें जलाकर हाक कर देगा। सभी लोग जल्दी से अपनी पावर्स को कंबाइन करते हैं और उस मास्टर के साथ मिलकर वहाँ पर सामने एक शील्ड क्रिएट करते हैं। क्योंकि हमारा जाओची यहाँ पर अपनी फायर को मिक्स करने के बाद एक बड़ा सा फायर बॉल बनाता है जो कि उनकी शील्ड के साथ जाकर टकराता है। जैसे ही उनकी शील्ड के साथ टकराता है वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है, वो सारे के सारे एल्डर वहीं पर गिरकर मर जाते हैं। बस ब्रदर कहता है ये लड़का तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, पावर्स बहुत ज्यादा वायलेंट है। हमारा जाओची बहुत ज्यादा खुश होता है, कहता है मेरा बड़ा भाई तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। जाओची के साथ वहाँ पर जितने एल्डर्स फाइट कर रहे थे जाओची ने उन सभी लोगों को मार दिया है, जबकि वहीं पर पेड़ के पास नीचे एक एल्डर होता है जो कि भेड़िया की खाल में होता है। भेड़िया यहाँ पे रीच होता है, वो उसकी खाल में वहाँ पर बैठा होता है और अपने आप को बिल्कुल ऐसे दर्शा रहा होता है जैसे कि वो एक किसान है। जाओची उसकी तरफ देखता है और उसको छोड़ देता है। उसे लगता है कि शायद ये कोई गाँव वाला है जो कि यहाँ पर छुपकर बैठा हुआ है। जाओची उसकी तरफ घूर कर देखता है, फिर साथ ही वो वहाँ से वापस मुड़ जाता है, जबकि वो एल्डर बड़ी स्पीड के साथ वहाँ से भागता हुआ अपने डिवाइन फीनिक्स एम्पायर की तरफ वापस चला जाता है। हमारा जाओची अपनी शिप के ऊपर वापस आने के बाद अपनी वाइफ को उठाता है और उन लोगों से कहता है हमें यहाँ से चलना होगा। वो सभी लोग भी कहते हैं लेकिन हम लोग कहाँ पर जाने वाले हैं? उनसे कहता है हम लोग अपने ब्लू विंड इंपीरियल सिटी के इंपीरियल पैलेस में जाएंगे कि वहाँ पर जाने के बाद मेरी वाइफ का कुछ इलाज किया जा सके। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 182 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 183 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में डिवाइन फीनिक्स एम्पायर का सीन दिखाया जाता है। डिवाइन फीनिक्स एम्पायर के एम्परर जो होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। उनको वापस आकर बताया जाता है कि पैलेस के ऊपर जो हमला करने के लिए 3 लाख सोल्जर्स गए थे वो सारे मर चुके हैं, क्योंकि उनके बाद वहाँ पर जो पावरफुल कल्टिवेटर्स गए थे बूढ़े मास्टर, वो सभी लोग भी मारे गए हैं। वहाँ पर किसी ने उन सभी को मार दिया है। मास्टर कॉन्गफैंग ये सारी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, इतने सारे पावरफुल कल्टिवेटर्स और इतने सारे सोल्जर्स एक साथ कैसे मार सकते हैं। वो बंदा जो कि रीच की खाल में छुपा होता है वो भी यहीं पर होता है, वो इनको आकर सारी बात बता रहा होता है। वो उनसे कहता है मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, मैं आपसे सच कह रहा हूँ। मैंने वहाँ पर एक बंदे को उन सभी को मारते हुए देखा है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा था। मास्टर कॉन्गफैंग जल्दी से अपने सी को ओपन करते हैं और उसके अंदर देखते हैं कि उसके पास जितने भी उनके जेड्स रखे होते हैं सारे के सारे सोल्जर्स की मेमोरी जेड उसके पास महफूज होती है और वो सारी की सारी टूट जाती है। इसका मतलब यह है कि वो सारे सोल्जर्स मार चुके हैं। ये सब कुछ देखने के बाद मास्टर कॉन्गफैंग अपने साथियों से कहते हैं जाओ जाकर मेरे ऑर्डर्स को पास करो। वहाँ पर जो कमांडर है ब्लूविंड इंपीरियल सिटी के बाहर बॉर्डर के ऊपर हमारे कमांडर को बता दो कि अपने साथ पूरे 1 लाख सोल्जर्स को लेकर जाए, जो कि पूरी तरह से तैयार होने चाहिए। बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर्स लेकर वहाँ पर जाए, पैलेस के ऊपर अटैक करे और साथ ही इस बारे में इन्वेस्टिगेट करे कि कौन वहाँ पर इतना पावरफुल है कि जिस अकेले ने हमारे इतने ज्यादा सोल्जर्स को मार दिया। तो उनका बटलर कहता है ठीक है, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। कि वहाँ चले जाने के बाद मास्टर कॉन्गफैंग सोच रहे होते हैं पता नहीं अब यहाँ पर कौन अपीयर हुआ है, जो भी है जिसने भी यहाँ पर मेरे प्लान्स को फेल करने की कोशिश की है उसको इसका बदला चुकाना पड़ेगा, उसे मरना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में ब्लूविंड इंपीरियल सिटी का दिखाया जाता है। इंपीरियल सिटी के अंदर इंपीरियल पैलेस का सीन दिखाते हैं। चाउची अपनी वाइफ कैंगरी को लेकर वापस आ जाता है और अपने बिस्तर के ऊपर आकर लेटा देता है। उसका छोटा भाई कीकी भी वहीं पर होते हैं। उससे पूछ रहे होते हैं कि बिग सिस कैंगरी कैसी है, हमारी बनाई हुई मेडिसिन काफी ज्यादा अच्छी है, इस मेडिसिन को खाने के बाद सिस्टर कैंगरी बहुत ही जल्दी उठ जाएगी। चाउची उनसे कहता है तुम लोगों को इसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसकी बॉडी के ऊपर कोई भी गहरे जख्म नहीं है, तो बस ज्यादा फाइट करने की वजह से एग्जॉस्ट हो चुकी है। 1 से 2 दिन तक आराम करने की वजह से इसकी एनर्जी रिकवर हो जाएगी और दोबारा से उठ जाएगी। उसी वक्त दरवाजा खुलता है और फर्स्ट ब्रदर भागता हुआ वहाँ पर आता है। फर्स्ट ब्रदर कहता है मुझे एक मैसेज मिला है और मुझे लगता है कि ये मैसेज हमारे रिलेटेड है, इस मैसेज के ऊपर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, चलो जल्दी से आओ और आकर इस मैसेज को देखो। चाउची से कहता है तुम्हें कौन सा मैसेज मिला है। वो भी आगे बढ़ता है और उसके हाथ से वो ट्रांसमिशन जेट लेता है और उस ट्रांसमिशन जेट के ऊपर अपनी एनर्जी को इंप्यूट करता है। चाउची उस मैसेज की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो स्नो माउंटेन वालों ने इसके लिए मैसेज भेजा है। चाउची कहता है लगता है कि मेरा हिमालय स्नो पैलेस के लोग मुश्किल में है, तो मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ पर जाना होगा, क्योंकि मैं हिमालय स्नो पैलेस का भी डिसाइपल हूँ। हिमालय डिवाइन पैलेस के लोग तो हर जगह पर हैं और हर जगह के ऊपर ये लोग अटैक कर रहे हैं, यहाँ तक कि इन्होंने हिमालय स्नो विला को भी नहीं छोड़ा। चाउची उन लोगों से कहता है मुझे यहाँ पर से जाना होगा, मुझे उन लोगों की मदद करने के लिए वहाँ पर जाना है, क्योंकि कभी उन लोगों ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की थी, इसलिए मैं यहाँ का सब कुछ तुम्हारे पर छोड़कर जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर संभाल लोगे। फर्स्ट ब्रदर उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर चाहे कोई भी कितनी बड़ी आर्मी लेकर क्यों ना आ जाए, मैं उसे पैलेस के अंदर इंटर नहीं होने दूंगा। हमारा चाउची बड़ी स्पीड से उड़ता हुआ तो पैलेस की तरफ निकल जाता है। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन आइस स्नो हाईलैंड्स का दिखाया जाता है। आइस स्नो माउंटेन विलेज के अंदर ही पैलेस होता है। पैलेस के ऊपर एक बड़ी सी शील्ड होती है, क्योंकि उनकी मास्टर ने यहाँ पर पावरफुल शील्ड को एक्टिवेट किया होता है ताकि दुश्मन को अंदर आने से रोका जा सके। सारी की सारी डिसाइपल लड़कियां वहाँ पर अंदर खड़ी होती हैं और सब कुछ देख रही होती हैं। बाहर एक बहुत ही पावरफुल कल्टिवेटर होता है जो कि उनकी शील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। वो अपने साथ अपने काफी सारे ट्रूप्स को भी लेकर आया होता है। इस लड़की का नाम जीकिंग जिंग होता है। वो अपने पंच में अपनी पावर को गैदर करता है और शील्ड के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है। जब वो शील्ड के ऊपर पंच मारता है तो वो उनकी शील्ड को तोड़ देता है। तभी लड़कियां बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती हैं अब क्या होगा, हमारी शील्ड तो टूट गई है, ये सारे सोल्जर्स अंदर आ जाएंगे। तभी लोग एक दूसरे से कह रही होती हैं अब क्या होगा, अब हमें क्या करना चाहिए। तब उनकी पैलेस मास्टर भी वहीं पर होती है। वो उनसे कहती है अब हमें यहाँ पर फाइट करना होगी। इनके ऊपर जो अटैक करने वाले लोग हैं ये सारे के सारे सन एंड मून पैलेस से आए हैं। पैलेस मास्टर उन लोगों से कहती है सन एंड मून पैलेस के डिसाइपल्स, तुम सभी लोगों को क्या लगता है कि हमारे पैलेस के ऊपर अटैक करना इतना ज्यादा आसान है। तो उन्हें यहाँ पर चूड़ियां नहीं पहनी हुई और साथ ही वो अपने लोगों से कहती है चलो जल्दी से तुम सभी लोग रेडी हो जाओ, हमें इनसे फाइट करना होगी। जीकिंग जिंग बड़ी स्पीड के साथ उसकी शील्ड को तोड़ने के बाद आगे बढ़ता है और आकर पैलेस मास्टर को उसके गले से पकड़ लेता है और उसे कहता है चलो अब दिखाओ मुझे कि तुम क्या कर सकती हो। मुझे तो नहीं लगता कि सिर्फ एक शील्ड के अलावा भी तुम यहाँ पर कुछ कर सकती हो। बाकी की सारी लड़कियां अपनी तलवारें लेकर उसके इर्द गिर्द खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं पैलेस मास्टर को छोड़ दो वरना हम लोग तुम्हें मार डालेंगे। जीकिंग वहीं पर खड़े खड़े अपने एक हाथ को घुमाता है और उन सभी लड़कियों के ऊपर अटैक करता है, जबकि उनमें से काफी सारी लड़कियां वहीं पर नीचे गिर जाती हैं और बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती हैं। चिल्लाकर कह रही होती है कोई हमारी हेल्प करो। बाकी की सभी लड़कियां पीछे हट जाती हैं और अपनी तलवारें भी साइड पर काट लेती हैं। पैलेस मास्टर से गालियां दे रही होती है कि तुमने क्या किया, तुमने हमारी लड़कियों के ऊपर अटैक क्यों किया। जीकिंग जिंग उसे कहता है हाँ तुम मुझे यहाँ पर गालियां दे सकती हो क्योंकि इस वक्त तुम और कार भी कह सकती हो, अगर अभी भी तुम्हारे पास कोई हिडन एबिलिटीज है तो जल्दी से शो करवा लो क्योंकि बहुत ही जल्दी तुम मरने वाली हो। फिर साथ ही उसे कहती है चलो अब जल्दी से बकना स्टार्ट करो, जिया किंगजू कहाँ पर है, मुझे जिया किंगजू चाहिए। इस मास्टर से कहती है मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि जिया किंगजू यहाँ पर नहीं है, वो हमारे पैलेस में नहीं है, वो यहाँ से जा चुकी है। शीकिंग उसे कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें इतने अच्छे से ट्रीट कर रहा हूँ और तुमसे सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा हूँ कि जिया किंगजू कहाँ पर है, तुम होके मुझे सही तरह से जवाब नहीं दे रही, तो लगता है कि अब तुम्हें मारना पड़ेगा। और वो उसका गला और भी ज्यादा दबाना शुरू करता है। उसी वक्त हांग वहाँ पर आती है कि हमारे जाउची की तलवार उसकी गर्दन के पास आ जाती है क्योंकि हमारा जाउची वहाँ पर लैंड हो चुका है। जाउची वहाँ पर आने के बाद उसकी गर्दन पे अपनी तलवार रखता है। वो भी इस बात से काफी हैरान होता है, जबकि पैलेस मास्टर इस बात से काफी खुश होती है कि जाउची यहाँ पर आ चुका है। जाउची उसे कहता है अगर तुमने जरा सा भी हिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। शीकिंग हमारे जाउची से कहता है तुम कौन हो। जाउची से कहता है तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी के साथ तुम्हें यहाँ पर अपने बारे में बता दूंगा, पहले मुझे अपने बारे में बताओ कि तुम कौन हो। शीकिंग जल्दी से अपने हाथ में अपनी पावर्स को रिलीज करता है, इस मास्टर को भी छोड़ देता है और हमारे जाउची के ऊपर अटैक करने के लिए पीछे की तरफ घूमता है और उससे कहता है तुम तो एम्परर परफॉर्म राउंड के फर्स्ट लेवल पर हो और तुम यहाँ पर मेरे सामने इतने एरोगेंटली बिहेव कर रहे हो। और वो अपने हाथ में अपनी पावर को रिलीज करने के बाद जाउची के ऊपर स्ट्राइक लगाता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। धुआं हटने के बाद वो अपने हाथ की तरफ देख रहा था। वो काफी हैरान होता है उसके हाथ के साथ कुछ भी टच नहीं हुआ कि उसने यहाँ पर जाउची को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। पास से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह बिहेव करने की, छोटा सा कल्टीवेटर मेरे सामने इस तरह बिहेव कैसे कर सकता है। वो फिर से उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो ग्राउंड के ऊपर पंच मारता है। वहाँ पर फिर से एक धमाका होता है कि माना जाउची धुएं के अंदर से बाहर निकलता है और अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके हाथ को काट देता है। वो जैसे अपनी तलवार को घुमाता है तो उसका हाथ सामने होता है, उसकी सारी उंगलियां काट जाती हैं। तो
जी किंग जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। फिर हमारा जाओची अपनी तलवार को उसकी गर्दन के करीब करता है और कहता है चलो जल्दी से बकना स्टार्ट करो, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कार्य हो, तुम्हें जिया किंग क्यों चाहिए। जी किंग उसे कहता है नहीं, मैं तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी नहीं बता सकता क्योंकि ये हमारा एक बहुत बड़ा टॉप सीक्रेट है। इसी के साथ ही हमारा जाओची अपनी तलवार को घुमाता है और जी किंग की गर्दन काट देता है। वो अपने साथ जितने भी ट्रूप्स को लेकर आया होता है वो सभी लोग कहते हैं अब हम लोग क्या करेंगे, जी किंग तो मर चुका है, हम सभी को तो वही जहाँ पर लीड कर रहा था, अब हमें करना क्या चाहिए, क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए और अटैक करना चाहिए। थोड़ी देर बात करने के बाद वो सभी लोग पीछे की तरफ भागने शुरू कर देते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से यहाँ से निकलो, अगर हम लोग यहाँ से अभी नहीं निकलेंगे तो फिर हम सभी लोग भी यहाँ पर मारे जाएंगे। सभी लोग वहाँ से भागकर जा रहे होते हैं तो हमारा जाओची अपनी बड़ी सी तलवार को उनके सामने फेंकता है, उसके साइज को बहुत ज्यादा बड़ा कर देता है और उनसे कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि तुम सभी लोग यहाँ से भाग सकते हो, सभी लोगों को भी आज यहीं पर इसी जगह के ऊपर मरना होगा क्योंकि तुम सभी लोगों ने यहाँ से भागने के लिए पहले मेरी परमिशन नहीं ली। तो वो सभी लोग वहीं पर रुक जाते हैं और उसे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे भी हम सभी को यहाँ पर धमकाने की, तुमने हमें यहाँ पर मार डाला तो फिर हमारा सन मून डिवाइन पैलेस तुम्हें नहीं छोड़ेगा, हमारे लोग आएंगे तुम्हें मार डालेंगे और वो इस बात का बदला लेंगे कि तुमने हमें यहाँ पर मारा। जाओची कहता है चलो शुक्र है मुझे ये तो पता चल गया कि तुम लोग कहाँ से आए हो, तो तुम लोग सन मून डिवाइन पैलेस से आए हो, हमारा सन मून डिवाइन पैलेस भी बहुत ही जल्दी मेरे हाथों से खत्म होगा। सभी लोग उसे कहते हैं हम सभी लोग सन मून डिवाइन पैलेस से, अब तुम्हें हमारी बैकग्राउंड के बारे में पता चल गया है, जल्दी करो हमें यहाँ से जाने दो, हमारे जैसा एक छोटा सा कल्टिवेटर हमारी सन मून डिवाइन पैलेस से पंगा नहीं लेना चाहेगा। जाओची उसे कहता है मैं तो पहले से ही तुम्हारे सन मून डिवाइन पैलेस का दुश्मन हूँ और मेरे पास तो अब एक और वजह जुड़ गई है तुम सभी को मारने की, तो आप सभी लोग मरने वाले हो। और साथ ही अपनी तलवार को घुमाता है, यहाँ पर जितने लोग होते हैं उन सभी को मार देता है। वैसे एक लड़का वहीं पर अपने घुटने टेक देता है और जाओची से कहता है प्लीज मुझे मत मारना, मुझे छोड़ दो। जाओची से कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगा, मुझे ये बताओ कि तुम सभी लोग यहाँ पर जिया किंग को क्यों ढूंढ रहे हो। वो लड़का उससे कोई भी जवाब नहीं दे पाता, पता नहीं यहाँ पर कोई सोल लॉक है जिसकी वजह से वो इनको जवाब नहीं दे पा रहा। वो उसे कहता है मैं इस बारे में नहीं बता सकता। जाओची उसे कहता है अच्छा तो तुम मुझे इस बारे में नहीं बता सकते, मेरे पास अपना तरीका है तुमसे इस बारे में गुलवाने के लिए। माथे के ऊपर अपने सोल टेक्निक को यूज करता है जैसा कि यून फैमिली के सुप्रीम एल्डर करते हैं कि वो उसकी मेमोरीज को रीड कर सके और उससे जो भी सवाल पूछे वो उसे सही से जवाब दे सके। एलिस मास्टर भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और सोच रही होती है क्या ये वाकई में इस लेवल तक पहुंच चुका है। जाओची अपने सोल टेक्निक को उसके ऊपर यूज करने के बाद से कहता है मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया, तुम सभी लोग यहाँ पर जिया किंग को क्यों ढूंढ रहे हो, क्योंकि उस लड़की के ऊपर सोल टेक्निक को यूज किया गया है। वो सिर्फ और सिर्फ सच ही बोलेगा। वो कहता है मेरे मास्टर ने किसी से सुना है, एक बूढ़े मास्टर ने जो कि ह्यूमनली स्वर्ड विला का मास्टर था, हमारे मास्टर को बताया था कि जिया किंग के पास एक बहुत ही स्पेशल बॉडी है जिसकी मदद से वो उसके साथ डुअल कल्टीवेट करेगा तो उसकी कल्टीवेशन बहुत ही तेजी के साथ बढ़ेगी, इसी वजह से मेरा मास्टर जिया किंग को ढूंढ रहा है। जाओची कहता है सन मून डिवाइन पैलेस में सिर्फ एक ही बहुत बड़ा ठरकी इंसान है और उसके साथ मेरा पहले भी सामना हो चुका है, वो यंग मास्टर हान है। और अगर यहाँ पर ह्यूमनली स्वर्ड रीजन की बात की जाए तो मुझे लगता है कि वहाँ से जिस एल्डर ने उसको ये बताया होगा वो लिंकुन होगा, क्योंकि लिंकुन को जिया किंग की स्पेशल बॉडी के बारे में बताया है, उसी ने लास्ट टाइम कंपटीशन में जिया किंग को फाइट करते हुए देखा था। इन पर जाओची शपथ लेता और कहता है सन मून डिवाइन हाल के लोगों तुम लोग बस इंतजार करो, जो कुछ भी तुमने किया और इससे पहले जो कुछ भी किया उसका भी बदला मुझे तुमसे लेना है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को पॉइजन तुम लोगों ने दिया था। रही बात ह्यूमनली स्वर्ड रीजन वालों की तो उन्होंने मेरे ग्रैंडपा को पिछले 100 साल से बंदी बनाकर रखा और उन्हीं की वजह से मेरे ग्रैंडपा की मौत हुई, तो उन सभी लोगों को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। साथ ही माना जाओची उस लड़के को भी मार देता है जिसके ऊपर उसने अपने सोल टेक्निक को यूज किया था। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 183 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 184 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जाओची को उन सभी अटैकर्स की बैकग्राउंड के बारे में पता चल जाता है कि ये लोग सन मून डिवाइन हाल से आए हैं और इनका साथ इस वर्ल्ड रीजन के लोगों ने दिया है। कि साथ ही वहाँ पर पैलेस मास्टर बेहोश होकर गिर जाती है क्योंकि उसने वहाँ पर बहुत सारी पावर को यूज कर दिया है। तो लड़कियां भागती हुई अपनी पैलेस मास्टर के पास आती है और उसे उठा रही होती है, कुछ लड़कियां उसे पिल्स खिला रही होती है ताकि वो जल्दी से अपने आप को हील कर सके। हमारा जाओची भी चलता हुआ वहीं पर आ जाता है और उनके पास आकर उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। इस मास्टर से कहती है मेरी हालत इसी वजह से खराब है क्योंकि मैंने भी अपनी काफी सारी पावर्स को यूज किया है। दिन पहले जहाँ से हमने किंग शुई को भगा दिया था, हमने उसे यहाँ से बाहर भेज दिया। उसके बाद हमारी पैलेस की क्वीन ने पावर्स को यूज करते हुए इस पावरफुल शील्ड को एक्टिवेट किया था। उसकी पावर्स काफी नहीं थी, वजह से मुझे भी अपनी पावर्स को उसकी पावर के साथ ऐड करना पड़ा, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा वीक हो चुकी हूँ। और ऊपर से उस इंट्रूडर ने जो भी यहाँ पर आया था सन मून डिवाइन हाल का, तुम्हें पता है कि वो लोग बहुत ही पावरफुल पॉइजन को यूज करते हैं, उसने यहाँ पर पॉइजनस गैस को यूज किया, की वजह से मेरी पावर्स पहले से भी कम रह गई है। जाओची उसके पास ही खड़ा होता है, उसी वक्त वो अपने पास एक फेरी क्रिस्टल निकालती है और कहती है ये हमारे स्नो माउंटेन का फेरी क्रिस्टल है, ऐसी क्रिस्टल तुम्हें देना चाहती हूँ। इस क्रिस्टल को तुम्हारे हाथ में देने का मतलब यह है कि आज के बाद तुम हमारे पैलेस के नए मास्टर हो। सारी की सारी लड़कियां सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करेंगी। जाओची ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे कहता है नहीं मैं तुमसे इस क्रिस्टल को नहीं ले सकता, मैं तुम्हारे पैलेस का मास्टर कैसे बन सकता हूँ। इस मास्टर से कहती है जाओची तुम्हें याद होना चाहिए कि तुम अभी भी हमारे पैलेस के एक डिसाइपल हो और अगर तुम्हें यहाँ पर करने को कहा जा रहा है तो तुम्हें करना होगा। जाओची कहता है मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगा कि आप लोगों का डिसाइपल हूँ और मैंने जो वादा भी किया था कि जब भी कभी मुसीबत आएगी तो मैं आप लोगों के पैलेस को बचाने के लिए यहाँ पर जरूर आऊंगा। पैलेस मास्टर जल्दी से उसके सामने झुक जाती है और उसे कहती है मैं पैलेस मास्टर जुंची के सामने अपना सर झुकाती हूँ और आपको रिस्पेक्ट देती हूँ। बाकी की सभी लड़कियां भी वहीं पर जाओची के सामने झुक जाती हैं और उसे कहती हैं इसके बाद आप ही हमारे इस डिवाइन स्नो पैलेस के मास्टर हैं। जाओची इस बात से काफी हैरान होता है और उसके बाद कहानी सुनाने वाला कहता है तुम्हारा जाओची स्नो माउंटेन पैलेस का पहला मेल डिसाइपल बना। उसके बाद पहला मेल डिसाइपल बनने के बाद वो उनका पहला मेल किंग भी बन गया है। हिस्ट्री में पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इसे हमारा नेक्स्ट टाइम सन मून डिवाइन पैलेस का दिखाया जाता है। सन मून डिवाइन पैलेस में यंग मास्टर हान जो कि बड़े आराम से सो रहा होता है, उसी वक्त उसे मेमोरीज याद आती हैं। ये मेमोरीज नहीं होती, ये उन सभी लोगों की जेट स्लिप्स होती हैं जो कि उनके साथ यहाँ पर सील कॉन्ट्रैक्ट करके गए थे। जो भी वहाँ पर मरेगा वो अपनी मेमोरीज को इसके पास वापस भेज सकता है। यंग मास्टर हान सोया हुआ जैसे उठता है उस वक्त उसे महसूस होता है कि बहुत सारे लोग उसके मारे गए हैं। उसने जितने लोगों को वहाँ पर भेजा था माउंटेन एरिया में वो सभी लोग मर चुके हैं। उसे ये भी पता चल जाता है कि जाओची अभी तक जिंदा है और जाओची ने उसके लोगों को मारा है। जो
रखी होती है वो उसे कहती है यंग मास्टर हान तुम्हें क्या हुआ, लगता है कि तुमने कोई डरावना सपना देखा है। तो यंग मास्टर हान उसके मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है और कहता है अपनी बकवास बंद करो, चुपचाप बिस्तर के ऊपर पड़ी रहो, सबसे तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं है। क्योंकि वो तो जुंजी का सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो जल्दी से बिस्तर से उठता है, अपने कपड़े पहन लेता है और अपने कब से बाहर आने के बाद अपने लोगों से कहता है जल्दी जाओ और जाकर मेरे पावरफुल कल्टीवेटर्स को बुला लो। वो वहाँ पर एल्डर्स के नाम बताता है, नंबर बताता है कि इन सारे एल्डर्स को बुला कर लाओ। साथ ही उनसे कहता है जल्दी से जल्दी हमारी सनमून डिवाइन हाल की होली शिप को भी तैयार करो, हम लोग जा रहे हैं माउंटेन एरिया में और जाकर जुंजी का शिकार करेंगे। मुझे उस घटिया से ब्लू विंड किंगडम में खुद ही जाना पड़ेगा। इसी माना नेक्स्ट सीन एक एरिया का दिखाया जाता है जिसको हॉन्ग की होली एरिया कहा जाता है। एक बड़े से पत्थर के ऊपर अरे जुनबा को दिखाते हैं जो कि बैठा अकेला कल्टीवेट कर रहा होता है। जुनबा वहाँ पर कल्टीवेट कर रहा होता है तो उसकी बॉडी से काफी सारी एनर्जी निकल रही होती है, जहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी उसकी बॉडी के अंदर जा रही होती है। जुनबा ने भी लास्ट टाइम अपने मास्टर से कहा था उसे 3 साल चाहिए, 3 साल के बाद वो इतना पावरफुल हो जाएगा कि इन सभी ग्रुपों को मार डालेगा और अपने ब्रदर की मौत का बदला लेगा। यहाँ पर जुनबा के 3 साल पूरे हो चुके हैं। 3 साल पूरे होने के बाद जुनबा भी अपनी आंखें खोलता और कहता है मैं तो एम्परर परफॉर्म राम के 6 लेवल पर पहुंच चुका हूँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जुनबा उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है अब मैं अपने जीजा जी की मौत का बदला ले सकता हूँ और वो बड़ी स्पीड से उड़ता हुआ गैंगबैंग सिटी की तरफ निकल पड़ता है, यानी कि ब्लू विंड एम्पायर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन वहाँ से जाने से पहले आसमान के ऊपर एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल के अंदर से एक बड़ी सी शिप निकलती है जिस शिप के ऊपर उसके मास्टर होते हैं। मास्टर एंशिएंट ब्लू से कहते हैं जुनबा ऐसे कैसे वहाँ पर जा सकते हो, क्योंकि यहाँ से इस बड़ी सी माउंटेन से निकलने के लिए तुम्हें यहाँ पर से ट्रांसपोर्ट भी चाहिए होगी। मेरी ये बड़ी सी शिप तुम अपने लिए रख सकते हो, मैं तुम्हें ये शिप उधार दे रहा हूँ। यहाँ पर जितने भी पावरफुल कल्टीवेटर्स होंगे उन सभी ने इस बारे में एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि तुम्हारे पास इस तरह की एक पावरफुल शिप हो सकती है। चलो जल्दी से शिप को ले लो। जुनबा उनके सामने अपना सर झुकाता है और कहता है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस डिसाइपल के लिए बहुत कुछ किया है, मैं अपने मास्टर के सारे एहसान को कभी भी जिंदगी में नहीं भूलूंगा। मास्टर एंशिएंट ब्लू से कहते हैं चलो ठीक है अब जल्दी से यहाँ से जाओ और वो शिप के ऊपर चढ़ जाता है और शिप को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसी में नेक्स्ट टाइम ब्लू विंड इंपीरियल सिटी का दिखाया जाता है। ब्लू विंड इंपीरियल सिटी में कुछ पंछी उड़ते हुए जा रहे होते हैं और उस पंछी की आंख में दिखाते हैं कोई मास्टर इन पंछियों को कंट्रोल कर रहा होता है और उसी की आंख के जरिए से वहाँ पर सब कुछ देख रहा होता है। फिर वहीं पर गार्डन में एक तितली बैठी होती है, उस तितली की आंख से भी वो मास्टर गार्डन में देख रहा होता है। गार्डन में हमारा फर्स्ट ब्रदर बैठा होता है, उसकी तरफ देखता और कहता है पैलेस में तो सिर्फ एक ही पावरफुल कल्टीवेटर है जो कि अपने एम्परर परफॉर्म राम के 8th लेवल पर है। वाकई में यही वो कल्टीवेटर है जिसने अकेले हमारे 3 लाख सोल्जर्स को मार डाला है। इसे देखकर लगता तो नहीं है कि इसने हमारे 3 लाख सोल्जर्स को मारा होगा। वो कैप्टन कहता है मुझे लगता है कि इसने यहाँ पर किसी न किसी स्पेशल स्ट्रेटेजी को यूज किया होगा और बड़ी सी फॉर्मेशन को यूज करते हुए इतने सारे सोल्जर्स को मारा होगा। इसने किसी स्पेशल स्ट्रेटेजी को यूज किया है तो यहाँ पर दोबारा से स्ट्रेटेजी को यूज नहीं कर पाएगा। मैं इसे टाइम ही नहीं देता, इसलिए मैं जल्दी से वहाँ पर जाता हूँ, अपने सोल्जर्स को लेकर इस लड़के को मार डालता हूँ, पूरे के पूरे पैलेस के ऊपर कब्जा कर लेता हूँ जिससे मेरे मेरिट्स बहुत सब बढ़ जाएंगे। वो अपने लोगों को कहते हैं चलो जल्दी से आगे बढ़ो और जाकर सभी को मार डालो। जैसे वो लोग भागते हुए पैलेस के करीब पहुंचते हैं उसी वक्त फर्स्ट ब्रदर जल्दी से छत के ऊपर चला जाता है, अपनी पावर्स को रिलीज करता है। वो सभी लोग उसकी पावर्स को रिलीज होते हुए देखकर काफी हैरान होते हैं। फर्स्ट प्रिंस जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए वहाँ पर काफी सारे डिवाइन एरोस को रिलीज करता है। वो सभी लोग इस बात से काफी हैरान होते हैं कि यहाँ पर पावरफुल एरोस को यूज करता है। वो एरोस जैसे सोल्जर्स के ऊपर आकर गिरते हैं तो वहाँ पर एक ही एरो के साथ बहुत सारे सोल्जर्स मरते हैं और सारे सोल्जर्स वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। कह रहा होता है मेरी टांग गई, कोई कह रहा होता है मेरा हाथ गया। कैप्टन भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। फर्स्ट प्रिंस ने यहाँ पर सिर्फ एक ही अटैक के साथ 30,000 सोल्जर्स को मार दिया है। कैप्टन कहता है इसने पहले अटैक के साथ मेरे 30,000 सोल्जर्स को मार दिया, अभी हमारे पास 70,000 सोल्जर्स बचे हैं। मुझे नहीं लगता कि दोबारा अटैक करके मेरे बाकी के बचे हुए 70,000 सोल्जर्स को मार पाएगा। फर्स्ट प्रिंस के साथ जाओची का छोटा भाई जाओशन खड़ा होता है। वो उसे कहता है तुम यहाँ पर हेजिटेट क्यों कर रहे हो, ये सभी लोग हमारे पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं तो हम सभी के ऊपर अटैक करना होगा और इन सभी को मारना होगा। ये वो सभी लोग हैं जिन लोगों ने तुम्हारे होम टाउन के ऊपर अटैक किया और उसको बर्बाद कर दिया और तुम्हारी जाओ फैमिली के सभी लोगों को मार डाला। उसे कहता है लेकिन आज से पहले मैंने कभी भी किसी की जान नहीं ली तो फिर मैं इन सभी को कैसे मार सकता हूँ। प्रिंस चिल्लाकर उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर अपने प्यारों को मरता हुआ देखना चाहते हो, अगर तुम इन लोगों को नहीं मारोगे तो ये तुम्हारे इन सभी प्यारों को मार डालेंगे जिनसे तुम प्यार करते हो, ताकि पैलेस के ऊपर कब्जा कर ले और तुम्हारी कीकी को भी मार डाले। फिर तुम क्या करोगे, तुम एक डरपोक बनकर यहीं पर खड़े रहना चाहते हो। यहीं पर उसे अपने फादर की बात याद आती है। फादर उसे कह रहे होते हैं एक मर्द अपने हाथ में तलवार पकड़ता है ताकि वो बहुत सारी अचीवमेंट्स को हासिल कर सके और अपने प्यारों को बचा सके। उसे जाओची की बात याद आती है। जाओची उसे कहता है इन चीजों को हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, इसका मतलब यह कि हम उन्हें पसंद करते हैं या फिर उनसे प्यार करते हैं तो हमें उन सभी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये सारी बातें याद करने के बाद हमारा जाओशन भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है फादर बिग ब्रदर तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा था, जिनसे मैं प्यार करता हूँ मुझे उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जल्दी से पैलेस की दीवार से जंप करते हुए बाहर की तरफ निकल आता है। जाओशन उन सारे सोल्जर से कहता है चाहे तुम लोग कहीं से भी क्यों ना आए हो, मैं तुम सभी लोगों को एक स्टेप भी इस पैलेस के अंदर नहीं रखने दूंगा, तुम सभी को यहीं पर मरना होगा। तो वहाँ पर नीचे उतरने के बाद अपनी पावर्स को रिलीज करता है और सामने की तरह के पावरफुल स्ट्राइक लगाता है। वो सभी सोल्जर्स हवा में उड़ रहे होते हैं उसकी एनर्जी की वजह से। ये डीमन लेजेंडरी ड्राम से है, इसी वजह से इसकी स्ट्रेंथ बाकी से ज्यादा है। एक अटैक के बाद बाकी के सारे सोल्जर्स उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जाओशन बड़ी स्पीड से फिर से अपनी तलवार लेकर सामने की तरफ जंप करता है, सामने एक स्लैश लगाता है। वो सारे सोल्जर्स फिर से पीछे की तरफ उड़ना स्टार्ट करते हैं और सारे पीछे की तरफ गिर जाते हैं और काफी सारे सोल्जर्स मार जाते हैं, जबकि उनमें से बहुत सारे आप घबरा जाते हैं। फिर गुस्से के साथ कहता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई, एम्परर परफॉर्म राम के 8th लेवल का एक एक्सपर्ट और दूसरा एम्परर परफॉर्म राम के 1st लेवल का एक्सपर्ट है, तुम दोनों यहाँ पर मेरे इतने सोल्जर्स को मार सकते हो। बड़ी स्पीड के साथ उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो फर्स्ट प्रिंस के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। फर्स्ट प्रिंस कहता है ये कैप्टन तो एम्परर परफॉर्म राम के 9th लेवल पर है। कैप्टन भी फर्स्ट प्रिंस की तरफ जाते हुए वहीं से पीछे की तरफ मुड़ जाता है और हमारे जाओशन की तरफ चला जाता है। वो जाओशन से कहता है हमारे जैसे एम्परर परफॉर्म राम के 1st लेवल के कीड़े को मेरे सामने खड़े होने का कोई भी अधिकार नहीं है, और वो अपनी तलवार को घुमाते हुए जाओशन के ऊपर अटैक करता है और उसकी बॉडी को सेंटर से 2 हिस्सों में काट देता है और काफी ज्यादा खुश होता है। इसने यहाँ पर जाओशन को मार दिया है। किकी और फर्स्ट प्रिंस दोनों इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और सोच रहे होते हैं क्या इसने वाकई में इसको मार दिया। कैप्टन वहाँ पर खड़ा खड़ा हंस रहा होता है और कहता है मैंने तो इसको मार दिया, लेकिन जैसे वो पीछे की तरफ देखता है तो बहुत ज्यादा हैरान होता है कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन होती है, उसने सिर्फ इल्यूजन को मारा है। जैसे वो दोबारा से सामने की तरफ घूमता है उसी वक्त जाओशन उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है और उसकी बॉडी को सेंटर से 2 हिस्सों में काट देता है। जहाँ पर जाओशन ने उसको मार दिया है। उसके सोल्जर्स देखते हैं कि उनका कमांडर मर चुका है। वो सभी लोग भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से यहाँ से भागो, हमारा शोगन मर चुका है। जाओशन उन सभी
के ऊपर भी स्ट्राइक लगाता है, कहता है तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, तुम सभी को मरना होगा। जबकि वो सभी लोग घबराकर पीछे की तरफ भाग रहे होते हैं। बस प्रिंस भी वहीं पर आ जाता है, कहता है चाहे तुम सभी लोग यहाँ से भागकर कितनी दूर क्यों ना चली जाओ, पर तुम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते। धोनी वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए सभी सोल्जर्स को मारना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद कहानी सुनाने वाला कहता है बैटल में सिर्फ 2 लोगों ने, यानी कि फर्स्ट प्रिंस जाओ जू ने पूरे 1 लाख सोल्जर्स को मार डाला। सोल्जर्स में से कोई एक भी जिंदा नहीं बचा और उनमें से किसी एक सोल्जर को भी पैलेस के अंदर कदम रखने का मौका भी नहीं मिला। हमारा नेक्स्ट सीन ब्लू विंड एम्पायर की एक छोटे से सिटी का दिखाया जाता है। तो हमारा जानबाओ सिटी में आता है, जबकि उस सिटी के ऊपर पहले से डिवाइन फीनिक्स एम्पायर वालों का कब्जा होता है। उन्होंने वहाँ के सभी लोगों को मार दिया होता है। दीवार के ऊपर वो लोग खड़े होते हैं और उसको गार्ड कर रहे होते हैं। जबकि हमारा जुनबा वहीं पर ग्राउंड में आकर जबरदस्त लैंडिंग करता है। वो लोग उसे कहते हैं तुम कौन हो। अनमोम से कहता है तुम सभी लोग तो डिवाइन फीनिक्स एम्पायर के लोग हो, लेकिन ये पैलेस तो ब्लू विंड इंपीरियल सिटी का है। यहाँ पर तो ब्लू विंड इंपीरियल सिटी के सोल्जर्स को होना चाहिए था। वहाँ पर दरवाजे के ऊपर जो कैप्टन होता है वो हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि ये वाला पैलेस ब्लू विंड इंपीरियल सिटी का है। तो ब्लू विंड इंपीरियल सिटी का नाम भी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। हमने सभी लोगों को मार डाला। अब से ये पूरे का पूरा किंगडम हमारे डिवाइन फीनिक्स एम्पायर का है। ये बात सुनते ही भोसला हैरान हो जाता है कि इन लोगों ने इसके सभी लोगों को मार डाला है, क्योंकि ये वाला कंट्री तो इसका अपना कंट्री है। ब्लू विंड एम्पायर सारे का सारा इसका अपना एम्पायर है। जानबा उन सभी लोगों की बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जानबा इन सभी को मारने वाला है, जो कि हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 184 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।